क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डैनियल पार्क किडनैप हुआ था। डैनियल पार्क को किडनैप करने के बाद भी जिन योंग यांग ने सारी की सारी बात यूजिन को बताई थी। यूजिन को उसने बस ये नहीं बताया कि इस बंदे के पास 2 बॉडी है, लेकिन जब 2 बॉडी का इसको पता चला था तो ये बंदा बुरी तरह गैब्रियोंग को याद करके रो रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे गन ने छोटे वाले डैनियल को ले लिया है ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जैकली जा चुका है गैंग्स ऑफ जी के पास ट्रेनिंग करने के लिए, और गैंग्स ऑफ जी भी रेडी हो चुके हैं उसको ट्रेनिंग के लिए। यही था पिछली वाली वीडियो में। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना। बट ये वाली वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि बिग डील निकल चुके हैं फर्स्ट जनरेशन प्री जनरेशन के बारे में जानने में, लेकिन हमने ये भी जाना है लेकिन वर्कर्स ने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को काम दे दिया है कि वो है ना हॉस्टल को खत्म कर दें या फिर पकड़ के ले आए एली को या इलाई को, जो भी कहो। तो इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे वेरन का गुरु मतलब कि मैनेजर किम उसको पकड़ने वाला है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस टाइम पे मैनेजर किम आपको इतना असहाय लगेगा लेकिन इतना पावरफुल लगेगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ठोक दो, एक कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, गाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे ये दो जो लड़के आदमी खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं मैनेजर किम कोई बात ही नहीं सुन रहा, क्या करें। इसका मतलब हमें खुद ही ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। फिर ये रॉबर्ट और गैब्रियल को ऑर्डर्स दे देते हैं कि हॉस्टल को पकड़ो, रनअवे फैम्स को स्प्लिट होके पकड़ो, और यहाँ से स्टार्ट होता है द हंट फॉर हॉस्टल। यहीं से शुरू होता है। ओ भाई क्या पैनल था ना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला बंदा बहुत सारे लोगों से पूछता है कि हॉस्टल का कहाँ है, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं। रनअवे फैम वाले मना कर देते हैं, हमें क्या पता भाई, हमें क्या पता, हम तो पैसे देते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर ये टकला होता है, इसका नाम सांगुई हान होता है, ये सेक्शन चीफ है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वर्कर्स का। इतने में ये बंदा कहता है कि अरे बेटे कंगे को देख के मजाक मत उड़ा, तो वो लोग मान नहीं रहे होते। इतने में हम देखते हैं वो लोग इसके बच्चे के लिए बोलते हैं कि तुम्हें अपने बच्चे से पता कर लो अगर तुम्हारा बच्चा हमारी एज का है। इतने में वो उसके मुंह पे दे के मारता है और अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि जो मेरी बीवी है ना वो फॉरेन में गई थी मेरे बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ, और जब वो फॉरेन में गई तो उसने किसी और के साथ अफेयर कर लिया और फिर मेरे को चीट कर दिया, इसलिए मेरे को नहीं पसंद उसके बारे में बात करना। और फिर ये उन लड़कियों से भी पूछता है तो लड़कियां मना कर रही होती है। इतने में वो कहता है बेटे मैं तुमको एडवाइस देता हूँ, कभी भी शादी मत करना, लेकिन अब यार मेरी एडवाइस मत लो, मैं बेकार हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ। फिर बाद में ये अपने साथियों को अलाइज को फोन कर देता है, और हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं कि छोटे छोटे लोगों से कुछ भी पता नहीं चलने वाला, हमें पता लगाना पड़ेगा बड़े लोगों से, मतलब वेरन और उन सब लोगों से ही पता करना पड़ेगा। बट इतने में हम देखते हैं ये टकला ये बंदा सांगुई हान कहता है कि अगर मैं हॉस्टल के रनवे फैम्स को ऐसे ही मारता रहूंगा थोड़ी देर में वो हॉस्टल मोटल जो भी है वो ढूंढ लूंगा। इतने में यहाँ पर आ जाते हैं दोनों एग्जीक्यूटिव्स अंकल, और वो देख के लात मार देते हैं, और ये लोग खड़े होते ही कहते हैं अंकल किसको ढूंढ रहे हो, आग तो बंद करो अंकल। लेकिन हमें पता चलता है ये लोग लिटरली कहते हैं कि ये वाला जो अंकल है ना वो बहुत डिफरेंट फील होता है, ये कोई नॉर्मल अंकल फील ही नहीं हो रहा, ये बंदा वैसा भी नहीं है जैसा हमने उस लड़के को फील किया था। वहां पे हमारे पास थोड़ा बहुत चांस था कि हम थोड़ा हाथ पैर मारेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन इसके सामने हम बिल्कुल जीत ही नहीं सकते, हमें लग रहा है कि हम हार जाएंगे। इतने में ये बंदा अपने बाल, अरे माइटी राजू है क्या ये कहता है कि मुझे हॉस्टल मिल गया। भाई साहब क्या गंदा लग रहा था ना ये, और ये वैसा नहीं लग रहा। एक हमने पता है चाइनीज कोरियन मूवी देखी थी जो पता नहीं कुंग फू हसल, हाँ कुंग फू हसल करके मूवी थी, उसके अंदर वो जो टोड वाला होता है जो करके अपना मुंह ऐसा बड़ा कर लेता है, वैसा नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा। बट जो भी है, अगर लग रहा है आपको याद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना। तो ये बंदा कहता है मुझे हॉस्टल वाले मिल गए, बस अब वो मिलने चाहिए। इतना देखते हैं ओहो अब बारी आ चुकी है हंट करने की। अब यहाँ पर हम देखते हैं जे किम आ चुका है, और वो कह रहा होता है कि अरे यार तू मुझे बताता, लुआ लिम आ चुकी थी, वो लड़की नंबर 5 आ चुकी थी, तो हम भागते भागते आते। जिस पे जेसन कहता है अबे तुम गए थे उससे बच के, तुम भागते आते, चलो छोड़ो वो सारी बात, लेकिन मेरी बात सुनो। इतने में एक बंदा आता है जो दूत होता है इनका, दूत यू नो ना, दूत जो राजा महाराजाओं की वो कहानी सुनाते हैं दूसरों को जा जाके। तो वो आके कहता है कि हॉस्टल अंडर अटैक हो चुका है, हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हॉस्टल यहाँ पे खत्म हो जाता है तो वो लोग वर्कर्स हमारे ऊपर फिर अटैक करेंगे। इतने में जेक कहता है कि जो मेन फोर्स है वो कौन है जो हॉस्टल पे अटैक कर रही है, मतलब वो जाने वाले थे बट जेक ने फिर ये पूछा। इतने में वो लोग बताते हैं कि जो मेन फोर्स है मतलब यूजिन वगैरह वो सारे तो शांत बैठे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले हॉस्टल पे अटैक कर रहे हैं। तो जेक मना कर देता है कि अभी जाना सही नहीं है, अगर अभी गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वर्कर्स का कुछ सस्पिशियस प्लान मुझे लग रहा है। और यहाँ पर ये दोनों लोग रुक जाते हैं, बट हम देखते हैं वो कहते हैं तो हम हॉस्टल की मदद नहीं करेंगे। इस पर जेक कहता है हम वैसे नहीं कर सकते लेकिन ऐसे कर सकते हैं। फिर ये बंदा लुआ लिम को फोन कर देता है, और ये बंदी उसी के साथ होती है जोहान सियोन के साथ। फिर वो पूरी की पूरी बात बता देता है, तो वो बोलते हैं कुछ कर जोहान सियोन की ना जाए। इतने में हम देखते हैं जोहान सियोन का फोन ग्र करके बजता है, वो लड़की भाग के आती है, उस फोन को पकड़ के पानी में फेंक देती है, और देख के उसको हक करती है, धक्का दे देती है पानी में, और दोनों पानी में गिर जाते हैं तो जोहान कहते हैं क्या था ये। इतने में लड़की कहती है मैं क्या बताऊं, मुझे तुमसे प्यार हो गया भाई साहब ये प्यारी हो गया, वाह मान गए। इतने में हम देखते हैं ये बुड्ढा कहता है सांगुई हान इन दोनों को पेल के। भाई इन दोनों को जिसने भी जोहान सियोंग बोला था ना वो पागल था, बेशक चाहे गन ही हो वो
पागल ही था। अगर जोहान सेयोंग ये दोनों होते ना तो क्या बात होती। इतने में ये बंदा कहता है हमारा इंटर्न तो फोन ही नहीं उठा रहा, आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हो गए, जैसे काम आता है वैसे ही गायब हो जाते हैं, उनको बस डांस करना आता है टिक टाक टुक टॉक कॉक पे। अब यहाँ पर ये लोग यही बात करते हैं कि क्या करे, जो हॉस्टल की मेन फोर्स है वो अभी तक मिली नहीं है, ये लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या करे। इतने में हम देखते हैं रॉबर्ट और गैब्रियल आ जाते हैं वो दो लोगों को लेके। तो ये लोग पूछते हैं ये दोनों कौन है, तो वो बताते हैं कि हॉस्टल की जो मेन फोर्स है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मिल नहीं रहे, बट अगर इन दोनों को हम हॉस्टेज रख लेते हैं तो शायद कुछ हो जाएगा। इतने में सांगुई कहता है आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो गए है ना मैनेजर किम। और मैनेजर किम वेरन के साथ अपनी फोटो देख के इमोशनल हो रहा था, और इसका अभी तक हमें चेहरा भी नहीं दिखाया गया क्योंकि ये बंदा अभी काफी इमोशनल है, क्योंकि उसने वेरन को लिटरली मैं बता रहा हूँ अपना बेटे जैसा बना दिया था इस टाइम पे। इतने में ये लोग कहते हैं अबे ये बुढ़ा पागल हो गया कि इसकी पेंटिस में क्या ट्विस्ट हो रहा है। इतने में वो लोग कहते हैं मैनेजर किम पागल हो चुका है, इस एज में उसकी प्यूबर्टी फूट रही है पागल आदमी। तो सांगुई कहता है अबे कुछ नहीं फूट रहा है, इसको काम नहीं करना और कुछ नहीं। इतने में ये कहता है वापस सिगरेट चसा के कि चलो जो भी है हॉस्टल। इतने में यहाँ पे इलाई उसका मुंह पकड़ता है और घुमा के फेंक देता है, और इधर वेरन आता है और CQC यूज करके इसके पटाखे फोड़ देता है। भाई साहब यहाँ पे सैली और दोनों नेफ्यू भी आ जाती है, और ये दोनों भाई बकवास साकुरा बन चुके हैं इस टाइम पे, कुछ भी नहीं कर रही है। इतने में यहाँ पे इलाई कहता है तुम्हें लगता है तुम हमको बहुत आराम से हंट कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आई एम द एली एंड इलाई। भाई साहब आज तक समझ नहीं आया इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन करूँ जो लोगों को अच्छा लगे। कोई कहता है कि इलाई अच्छा लगता है, कोई कहता है कि एली राइट प्रोनाउंसिएशन है। इतने में वेरन भी कहता है अच्छा तो तुम दोनों ही बचे हो, और ये बंदा इन दोनों को देखता है और वो दोनों इससे ग्रीट करते हैं, अरे क्या हाल है गैंगडोंग के माइटी वेले नहीं, हम लास्ट टाइम मिले थे याद है ना। इतने में सांगुई की आवाज आती है और रे मेरी नेक ऐसे मोड़ दी, अब मुझे समझ आ गया, तो तू वही लड़का है ना जिसको टॉम ली बॉस ने ट्रेन किया है, इलाई चंग। इतने में यहाँ पे दूसरा वाला बंदा कहता है कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आ रहा है कि इन बच्चों ने अपने पंच जोर से नहीं मारे, अगर जोर से मारते तो मजा आता। इन लोगों ने सोचा कि हम वीक है, और ये लड़के कह रही हैं ये लोग कोई ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं है। इतने में वेरन कहता है अगर ये लोग यहाँ पे है तो आप भी यहीं पे हो, ये सारे लोग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से है, इसका मतलब आप भी यहीं पे हो। आपने सुना ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग हंट करना चाहते हैं हॉस्टल का, क्या आप भी इसी चीज के लिए आए हो हंट करने मुझको? मेरे को सच बताऊं तो यकीन हो नहीं रहा है इस चीज पे, लेकिन चाहे कुछ भी करो मेरे को भरोसा तो करना पड़ेगा कि आप ही यहीं पर हो। मैं ये बता भी नहीं सकता कि मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, उदास हूँ, क्या बताऊं। इतने में मैनेजर किम उतरता है और ये कह रहा होता है आप क्या फील कर रहे हो मैनेजर किम, मुझे जरा बताओ तो सही। इतने में मैनेजर कहता है वेरन शाय नो हॉस्टल, मेरे से इतना फैमिलियरली बात मत करो, मैंने मेरे सारे के सारे इमोशंस पीछे छोड़ दिए हैं, अब मैं पास्ट को देख के नहीं रुकने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। हमारे एम्प्लॉइज ने बोला था कि आज वो 4 मेजर ट्रीज को एलिमिनेट करेंगे, और आज हमें सारे के सारे हॉस्टल के मेंबर्स को खत्म करना है, लेके जाना है, तो आज बेशक तू कुछ भी कर। इतने में वेरन कहता है तो क्या आप मुझसे फाइट करोगे इस जॉब के लिए? इतने में ये भी कहता है कि वेल मैं बताता हूँ तेरे को, हाँ ये एक जॉब है और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तू बेशक कितना भी डिसअपॉइंट हो जा मुझ में, मैं तो लड़ने वाला हूँ, इनकी लड़ाई होने वाली है भाई साहब, मजा आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम ने साफ साफ मना कर दिया, अरे सर मैं नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए, हॉस्टल का जो भी ये मिशन है मैं उसका पार्ट नहीं होने वाला हूँ। जिसपे ये कहता है तो ये तू उस वेरन लड़के के चक्कर में कर रहा है, तुझे पता है ना तू क्या कर रहा है, तू इस मिशन से निकलना चाहता है, प्रोफेशनल मिशन से, अपनी एक पर्सनल फीलिंग के चक्कर में। क्या ये एक एम्प्लॉय को कहना चाहिए व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के? बताओ मुझे, क्या तूने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को इसलिए ज्वाइन किया था? तूने इसलिए ज्वाइन किया था ना क्योंकि तू पैसों के लिए कुछ भी करना चाहता था? क्या तू मेरे से मजाक कर रहा है? तो ये कहता है तो बॉस आप चले जाओ ना, आपके लिए भी तो ये चीज सेम ही है ना, क्योंकि वहां पर इलाई जंग है और आप उसको नहीं मारना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि उसका खून आपके हाथ में लगे। तो ये कहता है अरे ओए तेरे को जाना है, समझ आ रहा है तेरे को? इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम कहता है सर क्या कह रहे हो, आपको इंटरव्यू वापस लेना है क्या, मुझे बता दो। इतने में ये दोनों आमने सामने खड़े और दोनों ही मना कर देते हैं कि अरे ना भूल जाओ नहीं लेना। टॉम ली कहता है तुझे पता है ये जो तेरे साथ जॉब इंटरव्यू लेते हो उसमें दिक्कत क्या होती है, तेरा जो CQC है ना, क्लोज कॉम्बैट जो भी होता है वो सब, उस चीज को कौन क्लीन करेगा? इतने सारे फर्नीचर टूटने वाले हैं, उन सब चीजों को कौन क्लीन करेगा? जिसपे मैनेजर किम कहता है हाँ मैं भी आपके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि आप एक रियल फाइटर हो। तो टॉम कहता है ठीक है जाओ हॉस्टल को पकड़ जल्दी। इतने में ये मना कर देता है, बट हमारा टॉमली कहता है ओए पास्ट में जाने के लिए मजबूर करेगा क्या तू मुझे? तुझे पता है ना तेरे को किसने भेजा था इस जॉब के लिए? क्या तू उन सारी चीजों को वापस लाना चाहता है? सच में इन सारी चीजों से निकल जा और तू एक प्रोफेशनल है, याद रखियो। और वेरन उसे मारता है। वेरन कहता है मिस्टर किम आपको पता है मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि काश आप जैसा ही कोई मेरा डैड होता, मैं तो सच में आपको अपना बाप मानने लग गया था। आप वैसे तो मुझे एक ग्रम्पी ओल्ड मैन लगते थे, लेकिन आप बहुत केयरिंग हो, आपको पता है। और ये बंदा CQC यूज करके कहता है कि मैं सच में आपको अपना बाप मानने लग गया था, और मारता जाता है, लेकिन ये कहता है कि मैं रॉन्ग था। बट मैनेजर किम को एक अटैक भी नहीं लगता। वो कहता है वेरन कहता है कि आप सच में बाकी लोगों की तरह ही हो, हम कमजोर लोगों की वॉइसेस हमेशा दब जाती है, आप मेरी फैमिली को लेना चाहते हो जैसे कि मेरे फादर ने किया था। अब ये जो भी कर ले वो कुछ नहीं हो सकता। इतने में
में मैनेजर गेम कहता है कि सिर्फ 3 हिट, मैं तेरे को मौका देता हूँ, 3 हिट मेरे पे क्लीन मार और मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। तुझे मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वो मेरे खुद के रीजंस हैं, लेकिन मैं दोनों साइड को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और इससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे को ये कहता हूँ कि 3 हिट मार और मैं भी सेम करूंगा। इतने में वैरन आके हाथ पकड़ के दे के ऊपर मार देता है कुछ जुंदो जो भी था और कहता है 2 और बाकी हैं। इतने में मैनेजर गेम उसको झटका के मारता है और कहता है अबे मैंने तेरे को वाइटल पॉइंट्स हिट करने को बोला था ना, ये क्या है। और मैनेजर गेम कह रहा होता है कि जो डॉटर्स होती है ना उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं सन्स को हमेशा थोड़ा सिखाना पड़ता है लेकिन डॉटर्स को इतना नहीं। और मैनेजर गेम कहते हैं क्या तू हॉस्टल को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। और रही बात जितना मैं प्यार मेरी डॉटर को करता हूँ ना उतना ही सेम प्यार मैं सही बताऊं तो तुझे करने लग गया हूँ। मैं भी सेम फील करता हूँ, मैंने भी तेरे को अपने बच्चे जैसा माना था और मैं तेरे से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं मेरे बेटे को एक बहुत ही ज्यादा खूंखार और टफ आदमी बनते हुए देखना चाहता हूँ। वाह भाई वाह। और यहाँ पर इलाई गैब्रियल की एक आंख फाड़ देता है और ये बुरी तरह रोता है मेरी आंख मेरी आंख। और रॉबर्ट कहता है पागल है क्या, बॉस ने याद नहीं किया क्या कहा था, इससे केयरफुल रहना, ये बंदा सबको खा जाएगा। इसको बॉस टॉम की टेक्निक्स आती है पता है ना। और टॉमली कह रहा होता है कि अपनी किक्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहो। इतने में इलाई उसकी किक पकड़ता है और देख भाई साहब क्या मारा था, छेदम छेद कर देता है भाई साहब, कभी जेसीबी खोद दी। और यहाँ पे रॉय इतने में हम देखते हैं जिनचोल आता है कैम और ये बंदा भी देख के मार देता है, इतने में सामने रख देता है। इतने में इलाई रॉबर्ट को सामने कर करके मार रहा होता है और हम देखते हैं अब ये लोग लड़ रहे होते हैं जहाँ पे ये बंदा मार के कह रहा होता है अबे तूने इतना गंदा मार दिया इस बेचारे रॉबर्ट को, अब ये शादी कैसे करेगा इतने गंदे मुंह के साथ। इतने में सांगुई कहते हैं अबे मेरे को तो शादी भी नहीं करनी, मेरे को तो गुस्सा आता है। इतने में पीछे से वो वापस मारता और कहता है यार ये बंदा इतना अच्छा फाइटर क्यों है। तो वो बोलता है बॉस ने यही बोला था ना कि इलाई जंग बहुत डिफरेंट है, वो बंदा कुछ भी यूज करेगा मारने के लिए और वो लिटरली इसको गाड़ी में रख के गाड़ी को स्टार्ट करके मार देता है। और वो लोग कह रहे होते हैं ये पहली बार हो रहा है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के 2 लोग लिटरली एक साथ नॉकआउट हो चुके हैं, तो शायद हमें ऑन गार्ड्स रहना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ हमें रहना चाहिए क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है जिसे टॉम ली ने क्रिएट किया था। और ये लोग कहते हैं कि ओए बच्चे हमारी आवाज आ रही है, हम सीरियस होने वाले हैं। हम बेशक इतने ज्यादा दिखते नहीं है लेकिन पुराने दिनों में हम यही सारा काम करते थे, हम तेरे जैसे मॉन्स्टर्स को ही पकड़ा करते थे। और ये लोग हमें पता चलता है जनरेशन सर्कल के अंदर टास्क फोर्स डिटेक्टिव्स हुआ करते थे। एक डिटेक्टिव है संगुई हान और दूसरा है यांगचियोल किम ऑफ सियोल पुलिस। और ये लोग बताते हैं कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ज्वाइन करने के बाद इतना मुश्किल मिशन अभी तक हमने नहीं किया था। और वो लोग कहते हैं कि इलाई जंग हमारी बात सुन, हम तेरे को ट्रीट करने वाले हैं एज ए किंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन। और फिर ये चल जो भी फालतू बात करते हैं, इतने में हम देखते हैं ये बंदा पीछे से मारता वो आगे से मारता, ये लोग बात कर रहे हैं और सांगुई कहता है मेरे को अच्छा तो नहीं लगता ऐसे लड़ना, मेरे को 2 अगेंस्ट 1 लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ग्रैपलर है तो वो गंदा पकड़ के इलाई को तोड़ता है और ये बंदा एक पंच में दीवारें फोड़ देता है। बट इलाई कहता है ले यार मैं भी कम हूँ क्या, और दी के नाक पर मार देता है। और हम देखते हैं इलाई कहता है कि ये लोग मेरी फैमिली है, इनको हराने वाला कोई काम मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम पे अब इजी नहीं जाने वाला हूँ। और ये बंदा पीछे से उसको जकड़ के बैठ जाता है और वो कहता है अगर अब तू हिला ना तो मैं इसकी बोन्स को तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर हम सीन देखते हैं जहाँ पर यूजिन और मैनदियोक बैंक बात कर रहे होते हैं जिसमें मैनदियोक बोलता है सच में व्हाइट टाइगर वाले कर देंगे। तो वो कहता है अरे हाँ रॉबर्ट और गैब्रियल तो ज्यादा स्किल्ड है नहीं, लेकिन वो जो 2 लोग है ना सांगुई हान और योंगचुल वो हैव एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, मतलब वो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं। वो लोग फर्स्ट जनरेशन के अंदर सर्कल टास्क फोर्स के अंदर थे, वो लोग लिटरली पुलिस स्टेशन के मेजर क्राइम यूनिट को हैंडल किया करते थे। उन लोगों ने बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के सर्कल्स को बंद करवाया, उन्होंने लिटरली प्रूव किया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दे वर यूज्ड टू बी डिटेक्टिव। तो ये लोग है ना बहुत ज्यादा प्रिटी क्लेवर भी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हॉस्टल को ढूंढने में और पकड़ के और बांध करने में। अब यूजिन पता है क्या बोलता है, यूजिन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग अपना मिशन कंप्लीट करेंगे, इलाई उन दोनों को नहीं हरा सकता। अब जिसमें मैंडे को उससे पूछता है बिग डील का क्या हुआ, बिग डील अगर हॉस्टल की हेल्प करने आ गई, जिसपे वो कहता है बिग डील नहीं आ सकती क्योंकि उनको पता है हमारी मेन फोर्स अभी भी यहीं बैठी है और अगर वो जाते हैं तो गैंग से हमारा हो जाएगा और इसकी चिंता मत करो, इलाई जंग उन दोनों को नहीं हरा सकता क्योंकि इनका मिशन इलाई को हराना है ही नहीं। और ये बंदा बुढ़ा मोटा कुत्ता पकड़ लेता है इन तीनों को और ये कहते हैं हे मैंने पकड़ लिया इसको। मैं फिरात में बैठा था कि कब तू योंगचुल को पकड़ेगा और जैसे तू पकड़ेगा मेरे को इनको पकड़ना था, हमारा मिशन तीर से लड़ना नहीं था। हम क्या पागल है ऐसे मॉन्स्टर से लड़ेंगे और मरने को तैयार? पागल नहीं। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अपना मिशन कंप्लीट करता है, ये उसका टास्क होता है। लेकिन तू एक बहुत अच्छा फाइटर है, तुझे पता है कि इस एज के अंदर इतनी ज्यादा सैवेजरी नहीं देखने को मिलती है, पता नहीं तूने कैसी लाइफ जी होगी। और इलाई वैरन को देखता है और वैरन यहाँ पे एक हिट के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। मैनेजर भी कह रहा होता है बस एक हिट और बची है, ट्राई कर ले। बट हमें पता चलता है ये लोग लगभग हार चुके हैं, इलाई ने गिव अप कर दिया है। वो कहता है कि हॉस्टल पकड़ी गई है, अब कोई फायदा नहीं है। वैरन भी हार चुका है। इतने में आवाज आती है गित्ता हारना नहीं गित्ता, ए सुल्तान कर दी चढ़ाई। क्या तू सच में अभी हार जाएगा? तू इतनी जल्दी गिव अप कर देगा? तेरे सामने कुछ लोग हैं जिन्हें तू प्रोटेक्ट करना चाहता है और तू उनके सामने इतनी जल्दी गिव अप कर देगा? अबे तू माइटी कहलाता था, माइटी गैंग
डोंग ऑफ माइटी वेरन चाय और यहाँ पर आ जाता है एक टेक्स्ट की हॉस्टल इज इन डेंजर। और हम देखते हैं कि जे किम कहता है कि हम इतनी दूर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहली चीज हम जोहान को रोक सकते हैं, दूसरी चीज हम हेल्प भेज सकते हैं जो काफी अच्छी है मेरे हिसाब से। और ये भेज देता है चेरी कौन को और वो कहता है कि आज तक हम लड़ते रहे हैं लेकिन आज मैं बताऊंगा कि मैं एक स्वॉर्ड हूँ और मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं वापस कहना चाहूंगा कि आज मैं बिग डील की तरह नहीं हूँ, आज मैं हॉस्टल की तरह हूँ और आज हारने हम नहीं वाले हैं। और आज अगर तू भी वेरन हार गया ना तो देख लियो, तेरे को भी नहीं मानूंगा मैं अपना भाई दोस्त जिगरी। और तेरे को मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैं इकलौता हूँ जो तेरे को हराऊंगा, याद रखिए। और ये बंदा एचपी बना लेता है, टकला रे टकले बढ़िया तू तो बंदा। और ये बंदा बन चुका है मर्सिनरी। अब यहाँ पे सांगुई कह रहा होता है एक बुढ़ा आदमी एक टकला आदमी और मैं एक बुढ़ा और टकला आदमी। तो कॉल पे जो भी था वो कह रहा होता है क्या कह रहा है पागल है क्या। फिर सांगुई बोलता है अरे चेयरमैन कुछ नहीं हम बस खत्म होने ही वाले थे लेकिन इतने में पता नहीं कोई बुढ़ा आदमी दिख चुका है। अच्छा ये चेयरमैन वो होता है, टॉमली नहीं है, ये यूजिन होता है। तो यूजिन बोलता है अबे यार उसके स्कार्स वगैरह है क्या मुंह पे, तो वो बताता है अरे यार इसमें जेक किम ने भेज दिया होगा। और ये बंदा एक तो बुढ़ा है लेकिन इसका जवानी का जोश नहीं गया, इन सबको ऐसे पकड़ के बैठा होता है कि बस पूछो मत। इतने में यूजिन कहता है तुम्हें कोई बैकअप वगैरह चाहिए क्या, जिसपे सांगुई साफ मना कर देता है कि अरे नहीं हॉस्टल अब हमारे कब्जे में है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा इसको मार ही रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर तरह तरह के लोग आ जाते हैं जो पहले सांगुई को मारने की कोशिश करते हैं फिर इस बंदे को। और ये लोग कोई और नहीं है, ये लोग रनवे फैम्स वाले हैं जो लोग बचाने आ चुके हैं अपने हॉस्टल को। ये लोग कहते हैं हम आ चुके हैं, हम बेशक रनवे फैम है लेकिन हम बचाएंगे। इतने में इलाई कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इन लोगों से लड़ने के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। रनवे फैम को मैं हर्ट होता नहीं देखना चाहता और उसके अलावा ये चीज तुम्हारे कंसर्न के लिए है भी नहीं, ये हॉस्टल के बारे में है, ये फैमिली बिजनेस के बारे में है। इतने में वो कहते हैं भैया हम नहीं जा रहे। तो कहते हैं क्यों, तो ये बताता है अरे हम यहाँ पे हॉस्टल को प्रोटेक्ट करने थोड़ी आए हैं। इतने में ये सारे लोग कहते हैं कि आपको पता है कि हम सारे लोग घर से भागे हुए थे, हमें कोई जगह नहीं थी रहने की, तब हमें हॉस्टल मिला जिसने हमें सहारा दिया, रसाए दिया, घर दिया, जगह दी, खाना दिया, पीना दिया, सूसू करने को जगह दी। और मैं आपको बता देता हूँ हॉस्टल सिर्फ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल हमारे लिए एक फैमिली बन चुकी है और हम हॉस्टल को प्रोटेक्ट करने नहीं आए, हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने आए। और ये लोग इसको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। इतने में यूजिन पूछता है अरे थोड़ी सिचुएशन बताओ, तो ये कहता है सर कुछ बड़ी बात नहीं है, वो रनवे फैम वाले लोग आ चुके हैं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। इतने में ये कहता है जल्दी से जल्दी उस हॉस्टल को लीक के जाओ, समझ आ रहा है। तो सांगुई कहता है चेयरमैन क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो ये पूरी तरह चिल्लाता है मैंने बोला ना ये जो रनवे फैम से इनके चक्कर में तो मैं हॉस्टल पे सबसे पहले अटैक कर रहा था। ये जो रनवे फैम है ना ये बहुत सारे नो आइडेंटिटी वाले लोगों से बना पड़ा है, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इन लोगों को अगर मारेगा कुछ भी करेगा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सारे लोग भर गए ना यहाँ पे तो कोई भी हिल भी नहीं पाएगा, वहाँ पे वो सारे लोग बहुत बुरी तरह अटैक कर सकते हैं, तुम्हारा मिशन फेल हो सकता है हॉस्टल को टेक डाउन करने का। फिर इलाई कहता है, सारे लोग शौक है, इलाई कहता है कि मुझे अब समझ आ गया कि हम गैंगडोंग है, गैंगडोंग अपने आप को बचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिखा होता है कि हॉस्टल का बिग पप्पा है ये पप्पा इलाई जंग। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हॉस्टल के बेशक सारे लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, ये बिग डील के लोग हैं, ठीक है। ये लोग बात करते हैं कि हॉस्टल के लोग भी जा रहे हैं और दूसरी चीज ये अपना जेरी भी गया है, लेकिन क्या जेरी सिर्फ इनफ होगा। इतने में लाइनमैन कहता है अरे वही थोपड़ा बंद कर लो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम लोग जानते ही नहीं हो अपने जेरी को। और ये दोनों चीज सेम चीज जेक किम ने भी और इसने दोनों ने साथ में बोली। इतने में लाइनमैन कहता है जैक, तो वो कहता है अरे बेटे कितना पता है तुझे। और फिर बाद में हम देखते हैं जेक को भी इस चीज के बारे में पता है। जेक बोलता है कि आज तो इस बर्डन को हटा दे जेरी, आज तू इतना वाइल्ड चला जा जितना तू जाना चाहता है। और ये बंदा मैनेजर किम को बहुत गंदा पंच मारता है और जेक ने बोला था वाइल्ड चला जा जितना तू चाहता है। इतने में मैनेजर किम कहता है क्या इनक्रेडिबल पावर है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे एक छोटा सा लड़का इतना पावरफुल हो सकता है। और वेरन कहता है ये क्या है, ये जेरी कौन है, क्या ये सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने में मैनेजर किम कहता है ये जो पंच था ना ये सच में किसी को मार सकता है। अब मैनेजर किसी को मारे, इतने में जेरी इतने आराम से उस चीजों को डोज करता है और ये कहता है कि अब ये कोई भी फायदा नहीं है इस चीज का, मैं तेरे को बहुत गंदा तोड़ूंगा। और ये मैनेजर किम को तोड़ रहा होता है और मैनेजर किम कह रहा होता है ये बंदा यहाँ पे जेरी कॉन एज अ स्वॉर्ड ऑफ जेक किम बन के नहीं आया, ये बंदा सिंपली जेरी कॉन बन के आया है। और भाई साहब इस टाइम पे जो ये पावरफुल हुआ है ना भाई साहब मजेदार, जेरी वाह टकले आदमी टकले पे पप्पी। इतने में हमारे जेरी कहता है कि सर इतना नहीं है, आपको पता है जो दुश्मन की स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता हूँ। और बहुत गंदा पंच इसके पेट पे मार देता है। इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम थोड़ा सा चिल्लाता भी है, बट वो कहता है अबे पागल लड़के तुझे पता है कि मैं इस फाइट में एफर्ट डाल नहीं रहा था क्योंकि मैं एकदम से थोड़ा सा फोकस ही चला गया था फाइट से मेरा, क्योंकि तेरी और वेरन के जो बॉन्ड देख के मेरे को अपने दिन याद आ गए थे। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों हैं जो मैनेजर किम सीरीज के अंदर बहुत प्रिय दोस्त थे उसके। और इतने में हमारा भाई
मैनेजर किम दे दे के लिटरली जेरी को कर देता है। और मैनेजर किम कह रहे होता है कि आज तुम्हें देख के मन कर गया, उन दोनों को मैं बुलाऊंगा और अपना मस्त साकी पियेंगे, सोजू पियेंगे, दारू पियेंगे, मस्त ड्रिंक करेंगे। और फिर ये बंदा भाई जब उसने मारा था ना, उसके बाद वो कहता है कि इस एज के अंदर जो बेस्ट पीक एज होती है, इसके अंदर जो दोस्त बनते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अटैक्स वेरन ने अपने ऊपर ले लिया। और मैनेजर कह रहा होता है कि ये सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको तो सच में अपने ओल्ड एज के अंदर भी ड्रिंक पे बुला के बैठ के बात कर सकता है। तो जेरी कहता है तूने मेरी हेल्प करी, तो ये कहता है अरे भूल जाए यार, कोई नहीं, हमें इस बूमर को हराना पड़ेगा। और ये दोनों अटैक करते हैं। मैनेजर कहता है कि अरे ये मेरे को साथ में अटैक कर रहे हैं, कभी पहले लड़ चुके हैं साथ में। इतने में वेरन दे के उसके पैर पकड़ लेता है और जेरी यहाँ पर मुक्का मार रहा होता है हियर आई गो सर बोल के। इतने में मैनेजर बताता है ये इन दोनों लोगों को साथ में लड़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लोग ऑलरेडी सेम वेव लेंथ के ऊपर है। और यहाँ पर हम देखते हैं सांगुई कह रहा होता है सबको मारते हुए, बेबी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बेबी, मैं तेरे लिए ये लाया था वो लाया था, मैंने सब कुछ बचाया था अपनी बच्ची और तेरे लिए ओवरसीज भेजा भी था, लेकिन तूने मेरे को सब कुछ वापस कर दिया और तूने एक फॉरेनर से शादी कर ली। इतने में ये कहता है ओए पागल चुप हो जा, तू इतनी बकवास कर रहा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ फाइट पे। इतने में योंगशोल जो भी नाम था इसका, वो कहता है ओए लड़के सच सच बजा दे, द किंग ऑफ रन विकेट्स, तू और फिर रन विकेट्स वाले सारे लोग साथ में कुछ गंदी गंदी चीजें करते हो ना। और यहाँ पर ये बहुत गंदा मारता है। और योंगशोल कहते हैं अबे यार थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर किया था, लेकिन तू उतना पावरफुल है नहीं, तू थोड़ा थोड़ा पागल हो रहा है, मतलब तेरी पावर उतनी ज्यादा दिख नहीं रही मुझे। इतने में हम देखते हैं ये बंदा पीछे भिड़ चुका है किसी चीज के, और यहाँ पे शायद ये पार्क वाला वो नहीं होता झूला जिसके अंदर वो बच्चे झूलते हैं। इतने में हम देखते हैं ये बंदा उसका सर पकड़ता है, दे के उसके सर को अंदर डाल देता है। और अब योंगशोल को समझ आ जाता है कि ये बंदा फेक कर रहा था, ये बंदा बहुत पावरफुल है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा ऊपर जाता है और सीधा भाई ऊपर से इसके पता नहीं पेट पे लात मारता है, क्या करता है, और एक आवाज आती है नेक टूटने की, और खून ही खून नेक टूट गई। यहाँ पर सांगुई कहता है ये कैसे आवाज थी, क्या बात कर रहे हो, सही बता बच्चे तूने योंगशोल को मार दिया। इतने में सांगुई कह रहा होता है मैंने तुझे बोला था अपना गार्ड डाउन मत करियो। ये कहते हैं सच में ये क्या हो गया, इसका माइटी राजू वाले बाल भी गिर रहे हैं। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक बंदा जा चुका है, इलाई कहते हैं एक जा चुका है, अब अगला कौन है। इतने में देखते हैं एक बंदा खुश होता है, वाह 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 ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने में इसके मुंह पे कट्स आ चुके हैं और यहाँ पर वेरन जोर से चिल्लाते हैं कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा, बिल्कुल एक जगह पे रहो, किसी ने भी हिला तो दिक्कत हो जाएगी, हम यहाँ पे इसका कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ कर पाएंगे तो देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम कह रहा होता है कि बॉस टॉम ली के अलावा तुम पहले लोग हो जिन्होंने मेरे को मेरी पास्ट सेल्फ का याद दिला दिया। अब मैं तुम्हारे साथ सीरियस होने वाला हूँ, अब मेरे पास कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तो बच्चों अब बहुत हो चुका है, अब मेरे को अपना काम खत्म करना पड़ेगा। और हम देखते हैं इस बंदे ने यहाँ पर अपने वायर्स निकाल लिए हैं और ये वायर्स लिटरली स्टील के हैं, पता नहीं किसके हैं, लेकिन इतने टाइट हैं अगर कोई इस पे पास थ्रू करेगा वो कट जाएगा, मर जाएगा। और यहाँ पे सांगुई हान कह रहा होता है अरे बाप रे बच्चों तुमने उसकी वायर्स निकलवा दी, इतना गुस्सा दिला दिया। और मैनेजर कह रहा होता है कि हम व्हाइट टाइगर वाले हम कभी फेल नहीं होते। अब हमें पता चलता है ये कोरिया डिफेंस इंटेलिजेंस कमांड में था, ये स्पेशल फोर्स स्टेट सीक्रेट एजेंट भी था, ये एक सर्जेंट भी था, इसका कोड नेम 66 था। और अगर मैनेजर किम कभी मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ तो भाई साहब जो मैनेजर किम में इंटरेस्ट आने वाला है ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उस दिन आप अगर उस वीडियो पे 1000 व्यूज देते हो तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ हर हफ्ते उसकी एक घंटे की वीडियो आएगी और जो मजा आपको आएगा ना मतलब इतना मजा कहीं नहीं आया होगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे टॉम ली आता है, वो कहता है अबे यार कितनी भी टफ हो जो व्हाइट टाइगर कभी भी अपने क्लाइंट को हताश निराश नहीं छोड़ता। और थैंक यू सो मच मैनेजर किम, ताकि तू इतने पर्सनल एफर्ट्स के बाद में भी तू इस चीज को होल्ड कर पाया। अब यहाँ पे टॉम ली कह रहा होता है कि एक तो होता है मेहनत करना और एक होता है फेट। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में लिख चुका है कि तुम पकड़े जाओगे। इससे मुझे याद आया, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब आपका बनता ही बनता है, और कमेंट करके लिख दो एनीमे पॉप इंडिया एपी या फिर नेक्स्ट पार्ट, जो भी आपको लिखना है लिखो, और हम इस चीज को फेट बनाएंगे हार्ड वर्क से, ठीक है। और यहाँ पे टॉम ली भी सेम चीज कहता है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी हार्ड वर्क हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन एक फेट होता है जो डिसाइडेड होता है। और हॉस्टल का फेट यही था कि वो आज पकड़ी जाएगी। बेटे इलाई तूने बहुत मेहनत कर दी है, लेकिन तुझे दिख रहा है यहाँ पर ओल्ड मैन आ चुका है तुम सबको लेने के लिए। अब यहाँ पर टॉम ली आ चुका है, वो कहते हैं मैनेजर के शांत हो जाओ, मैं जरा इससे बात करना चाहता हूँ। फिर यहाँ आता है और वो कहता है कि इलाई मैंने सुना है कि तू युगने से मिला था, उसने तेरे को 1 बिलियन वॉन दिए थे और तूने मना कर दिया था। बहुत अच्छे लड़के हैं, तेरे को मैंने सिखाया हुआ है ना कि फ्री के पैसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। वो बंदा पता नहीं तेरे से क्या काम कराता, तेरे से क्या करवाता, कुछ भी करवा सकता है, वो बहुत गंदा बनता है। और इतना ही था कॉम्प्लीमेंट। अब मेरी बात सुन, अब काम की बात। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम बच्चों को लेने के लिए, और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। मुझे पता है तुम लोग शांति से जाओगे नहीं क्योंकि तुम फैमिली हो, तुम लड़ोगे क्योंकि तुम फैमिली हो, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ, एक बंदे को पकड़ता है और उसका मुंह फाड़ देता है और वो कहता है क्या तुम्हें इन बच्चों के लिए बुरा नहीं लग रहा। ये बंदा यहाँ पर आया, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की काम के अंदर दखल डाली, इसलिए इसके साथ ये हुआ। और यहाँ पर चाहे कितने भी लोग आ जाएं, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर पैसों के लिए काम करता है और वो सबको तोड़
तोड़ देगा। अब यहाँ पर जितने भी लोग आने वाले हैं ना, सबके सब मरेंगे, मैं तेरे को बता देता हूँ, अगर तू यहाँ नहीं जाने वाला। और तुझे पता है तेरे पास कोई चॉइस नहीं। और ये बंदा उसके सर पे पैर रखता है और उसके मुंह को उछल देता है। इतने में इलाई चुप खड़ा है और वेरन कहता है तो यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा है ना। इतने में इलाई मना कर देता है और कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन इकलौती कंडीशन। क्या कंडीशन? और ये बंदा हाथ मार देता है। बट अपना टॉम ली बहुत तेज है, इसने स्पीड ऑफ मास्टरी कर रखी है। और टॉम कहता है कि तेरा थोड़ा बहुत चांस था लड़ने का, तू जीत भी सकता था, लेकिन अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, कुछ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली तू हार चुका है। तू कैसे हार सकता है यार, मैं बहुत हल्ट हूँ। इतने में इलाई कहता है चुप करना मोटे, मेरी बात सुन, मैं वर्कर्स चलने के लिए राजी हूँ, लेकिन अकेला। मेरे जो भी अदर्स मेंबर है वो नहीं आने वाले हैं। अल्टीमेटली तुम्हें मैं ही चाहिए, तो मैं ही आने वाला हूँ, मेरी फैमिली इधर ही रहेगी। इतने में वहां से फोन से आवाज आती है, ये ठीक है। यूजिन बोलता है कि हमें वैसे भी इलाई जैग ही चाहिए, उसको बुला दो, काम सेट है। तो टॉम कहता है चलो ठीक है, फिर काम हो गया, अब हैप्पी एंडिंग हो गया, अपने अपने घर जाओ, चलो 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 चलो। और हम देखते हैं ये कहता है बाल्डी चल घर जा। अब यहाँ पर हम देखते हैं टॉम कहता है कि एक स्वॉर्ड है ना अनशीथड अच्छी नहीं लगती, मतलब स्वॉर्ड अपनी मयान में ही अच्छी लगती है। और फिर ये कहता है कि बेटे तेरा बाप का नाम बाइको कौन था, है ना। तो जेरी कहता है आप मेरे बाप को जानते हो। और वो कहता है कि कितना अजीब सा फेट है, प्री जनरेशन के अंदर गैब्रियल किम एंड बाइको कौन, और सेकंड जनरेशन के अंदर जे किम और जेरी वॉन। तो वो कहते हैं क्या क्या। इतने में यहाँ पर इलाई बैठ चुका है, वो जाने के लिए रेडी। और यहाँ पर सैली भाग के रोक रही होती है, कहती इलाई मेरे से पूछे बिना कहाँ जा रहा है। और वेरन भी बैठ जाता है। वेरन इसलिए बैठा क्योंकि वो कहता है इस बार तेरे को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे को वापस नहीं कहूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं तेरे साथ ही चलूंगा। इतने में लड़की आती है और कहती कैसे भाई, तुम्हें लगता है मैं अकेले संभाल लूंगी क्या सब कुछ। और ये बहुत सारी बातें करती है, लेकिन वेरन उसको गले लगा के कहता है कि मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ और तुझे ही संभालना पड़ेगा। हम यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है तू संभाल ली, जब तक हम वापस आए तब तक हॉस्टल की टेक केयर तू ही करने वाली, और कौन करेगा। फिर बाद में सांगो कहता है वो सारे लोग चढ़ चुके हैं, चलो ठीक है जल्दी आ जाओ चढ़ो चढ़ो। और सैली यहाँ पर अकेली रह चुकी है। लड़कियां उसे कह रही होती है कि पापा अंकल आ जाएंगे ना। इतने में वो कहती है पापा और अंकल दोनों आ जाएंगे, वो थोड़े टाइम के लिए गए हैं, इसलिए टेंशन मत लो, यहाँ पे बिग मामा तुम्हारे साथ खड़ी है। अब हॉस्टल के दोनों हीरो पहुंच चुके हैं वर्कर्स के ग्रुप के पास। यहाँ पर आने के बाद ये बंदा सीधा सीधा इससे पूछता है तो आजकल क्या चल रहा है, तू पूरे दिन काम करता है, रात को अपने बच्चों की प्रोडक्शन करता है, उनके साथ टाइम बिताता है, यही सब करता है ना, लेकिन क्या लगता है ये ना अभी बड़ी हो रही है, उसकी स्कूलिंग वगैरह भी करनी है, तो तू क्या ही कर लेगा। इतने में हम देखते हैं इलाई उसको जड़ के मार देता है और ये कहता है ग्रो हो ही नहीं रहा यार तू तो। और यूजिन बताता है कि तू कुछ भी कर ले, अभी तू कितनी भी स्माइल रख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन 10 साल बाद क्या तू हॉस्टल का फ्यूचर बता सकता है। मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल का फ्यूचर तेरे हाथ में सही है। क्या तू अपने बच्चे के चेहरे पे खुशी देख पाएगा। अब ये बंदा उठ के सीधा सीधा उसे मैनिपुलेट करने लग जाता है कि तू तो हो रहा है बावड़ा, तुझे नहीं समझ आता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अभी कितना भी बहादुर होने की कोशिश कर ले, लेकिन फ्यूचर में तेरी बेटी कैसे रहेगी। बेटे तू बेशक उसको किसी स्कूल में डाल दे, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि स्कूल में यहाँ पर सारे जगह एक हायरार्की चलती है। जो भी बड़े बच्चे होते हैं वो हमेशा एक ग्रुप बनाकर चलते हैं, जो छोटे लोगों को, लूजर्स को या फिर कहो गरीब लोगों को हमेशा टॉर्चर करते हैं। और तुम्हें पता है ना सोशल हायरार्की कैसे चलती है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जहाँ पे वो तुम रहते हो उन चीजों से चलती है। तुम्हारे पास अगर कोई पैसा नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये एक मिरेकल होगा याना के लिए कि वो स्कूल अटेंड कर पाए बिना किसी दिक्कत के। और दिक्कत तो छोड़ ही दो, उसके फ्रेंड्स तक नहीं बनेंगे। और इसके बाद क्या होगा, वो बंदी सिर्फ ट्रैश बन के रह जाएगी, फिल्थ बन के रह जाएगी, कूड़ा बन जाएगी, सिगरेट चूसेगी, चासेगी, दारू फूकेगी, पिएगी, अरे क्या बोल रहा हूँ। और इस चीज के लिए वो वर्ल्ड को ब्लेम नहीं करेगी, शील ब्लेम यू, हर डैड जो है एली जंग, जिसने उसको इस दुनिया के अंदर लेके आया और अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये सारे बच्चे फिर क्या करने लग जाते हैं, क्राइम करने लग जाते हैं हमारी तरह। और जा एली जंग, तेरे पास अभी भी टाइम है। ये जो रनवे फैंस है ना, सारे के सारे तेरे चक्कर में यहाँ पे आ तो चुके हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं सुना था कि हॉस्टल ने एक फैमिली क्रिएट करी है उनकी खुद की, और इस चक्कर में वो लोग गैंगडोंग के अंदर आ चुके हैं, सिर्फ तेरे चक्कर में जैसे तू आया था। मेरे हिसाब से वो लोग स्टार्टिंग में खुश होंगे, लेकिन उसके बाद क्या, फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में वो लोग भी एक ओली बन जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई ओली बन ही जाएगा। और वो फिर क्या करेगा पता नहीं, लेकिन तेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिसकी हैदर और एली जैसी स्टोरी होगी, उनका क्या होगा। और ऐसी ट्रेजेडी रोज और रोज बढ़ती जाएगी, उसका क्या करेगा। क्या तू कसम खा सकता है हैदर और ओली की ग्रेव के सामने कि ऐसा कुछ भी उन लोगों के साथ नहीं होने वाला है। मेरी बात सुन एली जंग, तू गैंगडोंग को रन कर रहा है, क्या मैं तेरे को समझाऊं कि किस सिचुएशन में है। तो अभी जिस मूवमेंट में तूने स्टेप रख दिया था वर्कर्स के अंदर, उसी टाइम वर्कर्स ने तेरे को पकड़ लिया और अब तू यहाँ से नहीं जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था गैंगडोंग के बारे में, क्योंकि उसमें रनवे फैम्स जो हैं वही मेरा कंसर्न थे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो वही है ना। अब सारे के सारे यूनाइट हो चुके हैं एली जंग के नीचे। अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो उनका एली जंग है वो तो वर्कर्स आ चुका है, और वो लोग अब बिना तेरे ऑर्डर के ना मूव कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, फलाना धमकाना कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे वो। और अगर तुम दोनों भागने की कोशिश करो तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्कर्स के कुछ मेंबर्स को खड़ा कर दिया है, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ये बंदा इतना नीच है, ये कहता है कि वो चल ठीक है तूने सैली को छोड़ दिया है वहाँ पे, बट सैली क्या कर सकती है। तुझे लगता है कि सैली सारे के सारे
सारे रनवे फैम वाले बच्चों को उठा के ले आएगी, सबको यूनाइट कर देगी, कुछ कर देगी। वैरन तू ही बता, कुछ कर सकती है क्या वो? अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हॉस्टल को मैं अभी के अभी चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। इस पे एला बोलता है तो तू क्या चाहता है मुझसे? यूजिन कहता है कि जॉइन द वर्कर्स, जिस पे वो कहता है यार, और यूजिन उसे बोलता है अपने फालतू भिखारी दोस्तों के साथ रहना बंद कर, और तेरे पास अभी चांस है वर्कर्स को ज्वाइन करने का, इसलिए तू ज्वाइन कर ले। मैं जानता हूँ इस बारे में, मुझे पता है तेरे खोपड़े के अंदर क्या भरा पड़ा है। और यूजिन इसको ये बोलता है कि मैंने कहीं पे सुना है कि तू भी एक रीजन है जहाँ पे 4 मेजर क्रूज बने थे, और मुझे पता है कि तू गन का वन ऑफ द फेवरेट है। मैं तेरे टैलेंट को देखना चाहता हूँ, मतलब मैं फ्री में कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर तू अग्री करता है वर्कर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं लिटरली बहुत हार्ड वर्क करूंगा तेरे लिए भी। मैं तेरे लिए यहाँ पे सेंटर्स बना दूंगा जो रनवे फैम्स को रखेगा गैंगडोंग के अंदर, और मैं इंश्योर करूंगा कि कोई भी ओली या हैदर जैसा ना बने। अब मुझे नहीं पता ये वादे सच्चे हैं या खोखले, लेकिन कुछ तो है ये। वो बताता है कि जो भी हॉस्टल के मेंबर्स है ना, उन सबको स्कूल अटेंड करने में वो हेल्प करेगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तेरी डॉटर तेरी तरह ना बने। और ये बताता है कि मैं पे कर सकता हूँ तेरे को। तुझे पता है फर्स्ट जनरेशन के जो किंग्स हैं वो सारे लोग ऐसे ही लड़ना छोड़ के नहीं गए थे, उनको पैसे मिले तो बहुत सारे छोड़ने के। अब ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है कि उनको पैसे किसने दिए, उन सब लोगों को किसने पैसे दिए भाई? लेकिन यूजिन कह रहा होता है तुम्हें भी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन तुझे मैं बता देता हूँ कि तू थोड़ा सा सफर करेगा। इतना तो फेयर होना ही चाहिए, है ना? यही होता है ना कि पूरी जनरेशन में से एक बंदा ऐसा होता है जो अपनी घिसाता है अपनी फैमिली के लिए, और उस जनरेशन का तू ही अनहैप्पी लड़का है। अगर तू बिल्कुल खुश ना होगा तो शायद तेरे सारे गैंगडोंग के लोग बहुत खुश होंगे। अगर तू सेक्रीफाइस करेगा तो हॉस्टल सेफ रहेगा। और यहाँ पर इला सारी चीजें सोचता है कि कैसे हैदर के साथ हुआ, कैसे ओली के साथ हुआ, और वापस भाई ये सब चीजें नहीं चाहता है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, हम देखते हैं। यहाँ पे टॉमली बात कर रहा होता है यूजिन से, और ये उसको जिनियोंग से मिलाने लेके आया होता है, और यहाँ पर ये खुश हो रहा होता है कि अब मैं मिलूंगा। तो यूजिन कहता है तू इतना रिलीव्ड क्यों है भाई, मेरे को बता तो सही। जिसपे कहता है छोड़, तेरे को नहीं समझ आएगा। अगर तू मेरे को नहीं मिलने देता ना जिनियोंग से, और तू और ज्यादा एक्सक्यूज बनाता, तो आज मैं तेरे को फाड़ने वाला था, मैं बता देता हूँ। और ये बहुत अजीब ही लगता है एज ऑब्वियस भाई। टॉमली गुस्सेदार भंड आदमी लगता है बिल्कुल। और फिर बाद में यूजिन इसके हाथ में कुछ पकड़ा देता है और गेट खोल के इसे अंदर भेज देता है, और जिनियोंग उसे घूरता है। इतने में अंदर आता है और कहते हैं जिनियोंग ये मैं हूँ टॉमली, कितना टाइम हो गया मिले हुए। और हम देखते हैं जिनियोंग का मुंह पूरी तरह बहुत अजीब हो रखा है, और टॉमली कहता है ओए आदमी क्या हाल है? जिनियोंग पाक एक्टिंग चीफ कैसा है तू आजकल? इतने में जिनियोंग उसके मुंह पर लात मार देता है बहुत गंदी, और वो कहता है टॉमली तू टॉमली है ना, तू रुक जा। टॉमली तूने गैब्रियोन के साथ ये कैसे किया? इतने में टॉमली भी उसको मार देता है, और वो कहता है क्या बकवास कर रहा है तू, मैंने क्या कर दिया गैब्रियोन के साथ? और टॉमली कहता है क्या किया मैंने गैब्रियोन के साथ, मुझे बताना। मैंने सुना था कि तू अनहिंज्ड है, शायद रूमर सच्चे हैं, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तेरा मुंह तोड़ के आता हूँ, रुक जा मैं। और ये बंदा लिटरली अल्टीमेट किंग है, इसका नाम टॉमली है, अल्टीमेट किंग। जिनियोंग कहते हैं अनहिंज्ड, तेरे को ऐसा लगता है? ये अनहिंज्ड बास्टर्ड आज तेरे को मारने वाला है माइकल। और ये है एक्टिंग चीफ जिनियोंग। भाई साहब क्या होने वाला है अब, लेट्स सी। और यूजिन यहाँ उसे बैठ के देख रहा होता है। इतने में जिनियोंग कहता है तुझे पता है तू एक बम है जो एक ब्रिज के नीचे रहता था, और गैब्रियोन ने तेरे को पेटी दिखा के ले लिया था, और तूने उसी की पीठ पे से खंजर घोंप दिया और टॉम को मारता है। इतने में कहता है मैं एक बम? तू पागल हो रहा है क्या? यहाँ पे एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, और तू ऐसे फालतू बात कर रहा है। इतने में भाई जिनियोंग पागल हो जाता है। वो कहता है टॉमली गैब्रियोन के जिनियोंग पागल इलाइट। अब जो वो था सेकंड इन कमांड, जो इलाइट था गैब्रियोन किम का सेकंड इन कमांड, उसका नाम इलाइट था। अब यहाँ पर जिनियोंग बुरी तरह रोता है, और वो उड़ के उसे मार ही रहा होता है, और कह रहा होता है कि तूने गैब्रियोन को मार दिया। और टॉमली बस एक ही चीज कह रहा होता है मैंने। और यूजिन एक ही चीज देख रहा है, वो कह रहा है क्या भयंकर लड़ाई है। और टॉमली बार बार यही कह रहा होता है मैं उसको क्यों मारूंगा, मैं गैब्रियोन को क्यों मारूंगा। और जिनियोंग कहता है तू यही चाहता था ना? जिस पे टॉम कहता है मैं यही चाहता था, पागल हो रहा है क्या तू? और उसकी लाश पकड़ के उसको दीवार में देके मारता है, और कहता है जिनियोंग तुझे क्या हो गया, तू क्या फालतू बकवास कर रहा है? मैं गैब्रियोन को क्यों मारूंगा? गैब्रियोन के फाइनल डे पे तू, मैं और इलाइट तीनों के तीनों इतने में बुरी तरह सर पटकने लग जाता है। कहता है इलाइट मेरा भाई मुझे भी मार दो। इतने में हम देखते हैं यूजिन टॉमली को कहता है कि मिस्टर ली ये सही नहीं है, आप एक काम करो, जिनियोंग पाक है ना थोड़ा सा डेंजर में है, तो जो मैंने आपको पहले दिया था ना उसको यूज करो। अब ये बंदा उसके इंजेक्शन लगा देता है और उसको बेहोश कर देते हैं। अब पता नहीं भाई इसको क्या हुआ है। फिर यूजिन उसे बताता है कि यही स्टेट है जिसके अंदर जिनियोंग यहाँ पे बैठा है। पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जो इसको ऐसे याद है कि ये बंदा ये बन चुका है। तो ये बोलता है पता नहीं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे ये बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब मुझे भी समझ नहीं आता इसकी कंडीशन इसलिए इतनी सेवियर हो चुकी है। क्या हुआ था टॉमली, मिस्टर टॉमली क्या हुआ था, आप बता सकते हो? क्या आपको कोई आइडिया है? मिस्टर ली हेलो, सुन रहे हो क्या आप? तो ये कहते हैं मुझे भी नहीं पता ये सब क्या है। तो टॉमली उससे पूछता है तो अब क्या करने वाला है, जिसपे ये कहता है कि अगर जिनियोंग बाहर गया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसलिए
इसलिए अभी इसी फैकल्टी के अंदर वो रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसकी लाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। इतने में टॉमली कहता है चलो ठीक है फिर मैं जिनियोंग का वेट करूंगा जब तक वो बेटर नहीं होता, ठीक नहीं होता। इस पे ये कहते हैं इसका मतलब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अभी थोड़े से टाइम के लिए ओवर वर्क करने वाली है वर्कर्स के साथ, मतलब अनइंटेंशनली ये चीज मतलब एक्सटेंड हो चुकी है ये जो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन टॉमली कहता है कि मुझे उससे झूठ बोलना पड़ेगा, तो ये कहता है किससे, ये बताता है अरे तुझे पता है ना किससे, द व्हाइट टाइगर एम्प्लॉय, मतलब कि जो बंदा वर्कर्स को नफरत से देखता है, द इंटर्न ऑफ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, अपना जोहान सियोंग। और यहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना वर्कर्स के साथ खत्म हो चुका है, व्हाइट टाइगर विल नेवर वर्क विद देम अगेन। और हमारा टॉमली उसको एक दूसरा टास्क दे देता है, जो भी टास्क है वो कहता है ये तो अच्छे से करेगा, और मन मन में सोच रहा होता है कि अगर इसको पता चल गया हम वर्कर के साथ काम कर रहे हैं तो ये बंदा वापस से भाग जाएगा, और ये बंदा एक बहुत अच्छा एसेट है। जोहान सियोंग द इंटर्न व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। फिर जोहान कहता है चलो ठीक है मुझे समझ आ गया, अगर आप लोग वर्कर्स के साथ काम नहीं कर रहे हो तो मेरे को जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इट्स ओके एवरीथिंग इज फाइन। अब यहाँ पर जोहान बाहर निकल रहा होता है और टॉमली एक चीज कहता है कि जोहान थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है आजकल, पता नहीं क्यों। इतने में हम देखते हैं वो लड़की उसका पीछा कर रही होती है, तो जोहान कहता है कि मुझे पता है तूने झूठ बोला था, तो मुझे मतलब क्या क्या गेन क्या हो रहा है तेरे को ये सब झूठ बोल के। इस पे वो कहती है तू लड़कियों को नहीं मारेगा ना, देख प्रॉमिस कर अगर तू नहीं मारेगा। तो वो कहता है मैं क्यों मारूंगा लड़कियों को। इतने में वो पिंकी प्रॉमिस करवा भी लेती है और कहती है कि मैं एक्चुअली बिग डील का पार्ट हूँ, और उस टाइम पे मैंने पता मतलब मैंने बोल दिया। और दूसरी चीज वो जो वर्कर्स है ना वो थोड़े से गंदे लोग हैं, और वो जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है ना वो तुम्हें काम करवा सकते हैं वर्कर्स के लिए, और वो मैं चाहती नहीं थी, तो मैंने बिग डील को ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी बिग डील को नफरत करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्यों करोगे है ना, इसलिए मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ, तुम यहाँ पे आ सकते हो, आ ही जाओ एक्चुअली, ठीक है आ जाओ। अरे क्या भाई लड़कियां कभी किसी की सुनती क्यों नहीं है, अपनी चलानी अपनी चलानी अपनी चलानी बोले जा रही है। जोहान सियोंग बेचारा चुप है तो चुप है, एक चाटे में सीधा कर देगा वो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बैठे होते हैं कैंता और र्यूई। ये ठीक हो चुका है कैंता जो इतनी बुरी तरह पिटा था अपने जेरी से और जैक से। अब यहाँ पर ये लोग अपनी जैपनीज में बात कर रहे होते हैं। ये सैमुअल सू है ना, इसकी बॉडी पूरी एक कैनवस है, इसने टैटू फोन रखे हैं अपनी बॉडी पे, कितना अजीब सा लगता है ना। इस बंदे को किसी भी एफिलिएट से वो लोग निकाल देते हैं, डाल देते हैं और ये सारी बातें ये लोग जैपनीज में कर रहे होते हैं। इतने में कैंता कहता है वो सुन लेगा बे, तो र्यूई कहता है अबे सुन लेगा तो क्या हुआ, जैपनीज में बोल रहा हूँ और वैसे भी क्या ही। इतने में सैमुअल कहता है मुझे सब समझ आ रहा है, क्यों थक रहे हो, मुझे सब समझ आ रहा है। उतने में उसके सामने आता है और कहता है समझ आ रहा है तो क्या करूँ खाएगा क्या, मारेंगे चट्टा। तो वो कहता है सैमुअल कहता है मुझे नहीं पता ये तेरी हैबिट है, मैनर्स तेरे में है या नहीं है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंटरप्ट करना जरूरी है। इतने में हम देखते हैं यूजिन आता है और वो कहता है अरे तुम तो अभी मिले ही थे और लड़ने भी लग गए। द फ्यूचर ऑफ द वर्कर्स इज ग्रिम इंडीड, मतलब थोड़ा सा तो गुस्से वाला है फ्यूचर ऑफ वर्कर्स। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन आता है और बहुत प्यार से र्यूई उसके सामने बिल्कुल नाक चौड़ी करके खड़ा हो जाता है। इतने में हमारा यूजिन पूरी की पूरी बात बताता है कि ये सैमुअल सू है जो 3rd और 4th एफिलिएट का इंचार्ज है, र्यूई है जो 2nd एफिलिएट का इंचार्ज है, और जो 1st एफिलिएट का इंचार्ज है वो भी आया नहीं है क्योंकि वो जो एफिलिएट है राइट नाउ रिसेंटली नया बना हुआ है, तो वो बंदा भी थोड़ा बिजनेस पे फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं बताने आया हूँ कि अब हमारे पास 5th एफिलिएट भी है जिसमें 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और वो लोग कौन है, सरप्राइज मदर। यहाँ पर हम देखते हैं एली जंग और वेरेन चाय आ चुका है, द माइटी गैंगडोंग का माइटी एंड द मॉन्स्टर एली जंग। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन, यहाँ पे एली बस सोच ही रहा होता है। इतने में वेरेन बोलता है कि मुझे नहीं पता तू क्या डिसाइड करने वाला है, लेकिन मैं तुझे फॉलो करूंगा, और यही इकलौता तरीका है हम हॉस्टल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गैंगडोंग को सेफ रख सकते हैं। अगर हमारी मिजरी हमारी फैमिली को हैप्पीनेस में झोंक सकती है, खुशियां ही खुशियां में फेंक सकती है, तो क्यों ना हम ये सारे काम कर लेते हैं, हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या इशू है ना। और फिर यूजिन बताता है चलो मैं री इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इन दोनों को। ये दोनों ही लोग हॉस्टल के हुआ करते थे, हमारे एनिमीज हुआ करते थे, लेकिन अब वो वर्कर्स की फैमिली बन चुके हैं। वेरेन चाय द डायरेक्टर ऑफ द 5th एफिलिएट माइटी गैंगडोंग एंड एली जंग द प्रेसिडेंट ऑफ द 5th एफिलिएट। ये बंदा है प्रेसिडेंट, वाओ। और इसी के साथ द हंट फॉर हॉस्टल जो अभी शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका है, और अब शुरू होने वाला है द हंट फॉर बिग डील। ओह माय गॉड। तो इसके साथ कुल मिला के हमें हंट फॉर हॉस्टल में पता चला कि इलाई जंग और वेरेन चाय को पकड़ाने में सबसे बड़ा हाथ था अपने मैनेजर किम का, और उसके बाद वहाँ टॉमली आया था, तो मैनेजर किम की कोई जरूरत थी ही नहीं एक तरीके से, अगर टॉमली आ गया था, और टॉमली आने के बाद तो वो वैसे भी पकड़े जाने थे। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे नया एफिलिएट बन चुका है जिसका नाम है 5th एफिलिएट, जिसमें डायरेक्टर है अपना वेरेन चाय और प्रेसिडेंट है एली जंग। अब ये लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, बट हमारी वर्कर शुरू करती है द हंट फॉर बिग डील। तो वो अब स्टार्ट होने वाली है गाइस, वीडियो में छोड़ के चले जाना। अब ये लोग कहते हैं कि ये स्टार्ट करेंगे हंट ऑफ बिग डील। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर र्यूई कहता है कि अगर शिबा इनू की बात करोगे तो उसके लिए मेरे दिमाग में कोई गुस्सा नफरत कुछ भी नहीं है, बट अगर जे किम की बात है तो मैं रेडी हूँ। इतने हम देखते हैं यहाँ पे इसका वर्कर्स का जो दूसरा पार्टनर था वीआईपी, वो एकदम से मतलब उसके सामने होता है, बट ये रोक लेता है, और यहाँ से एक बंदा कह रहा होता है कि बाकी सब तो ठीक है वर्कर्स के चेयरमैन, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये
बंदा, अब ये बंदा सैमुअल से हुआ है, ये कह रहा होता है कि ये बंदा फिफ्थ एफिलिएट का मालिक बना तो बना कैसे, कैसे आपने इसको हेड बना दिया। माना कि ये बंदा केपेबल है, माना कि इसने ओरिजिनली 4 मेजर क्रूज को बिल्ड करने का एक वो दिया था, आइडिया दिया था, लेकिन फिर भी इसको आपने कैसे बना दिया। और यहाँ पे रियो कह रहा होता है देखिए लड़ने वाले हैं, तो कैंता कहता है पागल चुप हो जा। और सैमुअल उससे पूछता है जो ये सब बातें है ना, ये सारी की सारी बातें 3 साल पहले की हैं, लेकिन इसने इन 3 सालों में क्या किया, इस भिखारी ने बाल बनाने के अलावा क्या किया है। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा बंदा जो लिटरली 3 साल में कुछ भी नहीं कर रहा था, वो वर्कर्स का कोई ऐसे एफिलिएट बन सकता है यार, एफिलिएट का हेड बन सकता है। ये भिखारी गैंगनों का क्या जानता है पैसे बनाने के मामले में। इतने हम देखते हैं एली उसके बटन बंद करता है और वो कहता है सैमुअल सीओ, एज अ प्रेसिडेंट तुम्हें बहुत ज्यादा ही नीटली ड्रेस करना चाहिए हमेशा, और ये जो टैटूज है ना तुम्हारे, ये प्रेसिडेंट के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, इनको छुपा कर रखो। मुझे लगता है कि ये जो वर्कर्स है ना, वो किसी को भी प्रेसिडेंट बना देते हैं। और हम देखते हैं एली ने उसका मुंह पकड़ के ऐसे ऊपर कर दिया है, और यहाँ पे सैमुअल कह रहा होता है क्या ये सच में एली जाएंगे। इतने में मेहंदियो कहता है कि बहुत हो गया, प्रेसिडेंट के सामने यहाँ पे चेयरमैन खड़ा है, उसके सामने ऑल डिसरिस्पेक्ट हम देखना नहीं चाहेंगे। इतने में वो बताना शुरू करता है कि मिस्टर सीईओ मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऐसे ही एली जंग को प्रेसिडेंट नहीं बनाया है। तो वो पूछता है फिर किस लिए। इतने में बताता है क्योंकि इस बंदे ने साबित किया है पहली चीज कि गन इसको फेवर करता है, बट इतना काफी नहीं था कि हम इसको एफिलिएट का हेड बना दें। इसलिए मैंने एली जंग को टेस्ट किया, मैंने इसको इन्फॉर्मेशन बता दी जो सबके सब लोगों के पास है, मतलब कि जो रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन है अपने वर्कर्स की, वो इसको बता दी। और वो सुनने के बाद इसने पता है क्या बताया, जो इसने बताया ना उससे मैं सरप्राइज था। इसका जो आइडिया था फिफ्थ एफिलिएट के लिए वो धांसू था। तो वो कहता है एली जंग क्या आप खुद इसे बताना चाहोगे। फिर बाद में वो बंदा कहता है कि एक तरीका था बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो मेरा बिजनेस प्लान है फॉर द फिफ्थ एफिलिएट वो ये है। और यहाँ पर सारे लोग शौक हैं। सैमुअल कहता है क्या, और यहाँ पे एकदम से मुझे लगा जे क्या कर रहा है, बट ये वेरन है ऑब्वियसली और सब शौक हो रखे हैं। अब इन दोनों को तो बेशक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने कोरियन में बताया है। और ये सब बताने के बाद यूजिन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदा सच में काबिल है फिफ्थ एफिलिएट का प्रेसिडेंट बनने के लिए। इतने में सैमुअल कहता है ये एक झूठ है, ये छोटे बालों वाला जो नाबालिग होते हुए एक बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रहा था, ये बंदा सच में इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता। तुझे लगता है ऐसे सारे काम तेरे को शोभा देते हैं, क्या तू केपेबल है इन सब चीजों को करने के लिए। इतने में यूजिन बताता है कि नहीं, बेशक अगर ये ना कर पाए तो भी इश्यू होगा, बट मैं बता देता हूँ ये करके मानेगा क्योंकि इसकी फैमिली को मैंने चलाने का वादा किया है। मैं इसकी फैमिली को पैसे भेजूंगा, इसके पूरे रन अवे फैम को संभालूंगा, तो इसे करना पड़ेगा। बाकी रही बात अगर इसने नहीं संभाला तो मैं खुद डिस्ट्रॉय कर दूंगा हॉस्टल को, खुद बता रहा हूँ खुद। क्या तू समझता है ना ये सब चीजें एली जंग। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जैकली कहता है कहाँ पे था तू। अब यहाँ पर ये बुद्धा दारू पी के आया वो होता है और हमारा जैकली कहता है तूने दारू पीना वापस, तू दारू पी के क्यों घूमता रहता है। तो वो कहता है मैंने दारू नहीं, मैंने नहीं। इस पे ये कहता है वो बोतल दिख रही है तेरी आंख से पता चल रहा है चश्मा कहाँ है तेरा। और हम देखते हैं ये कहता है वो सब ठीक है लेकिन तू मेरे को इस बुद्धा की मूर्ति के साथ क्यों काम कराया जा रहा है, यू पीस ऑफ शिट मॉन्क, और दे के पंच मार देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर हमारा बुद्धा कहता है तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा, ये जो ग्रीड है ना वो सिर्फ और सिर्फ मिसफॉर्च्यून लाएगी, तू इतना स्ट्रॉन्ग है काफी है। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊं मैं तेरे को वैसे भी नहीं सिखाने वाला था, ये सारी चीजें साफ ही कराने वाला था, इसलिए बेटा अब तू घर चला जा। इतने में जैक कहता है तो तुमने मुझको ट्रिक कर दिया ना, चलो ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मॉन्क मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन आज तक मैंने कोई भी फाइट प्रॉपरली नहीं जीती, आज तक जिंदगी में एक फाइट भी मैं अपने हिसाब से नहीं जीत पाया हूँ। और यहाँ पर ये बंदा याद करता है, गैंग्स ऑफ जी याद करता है अपने जवानी के दिन जब ये बंदा बॉक्सिंग का मास्टरी लेवल वाला जो भी था बॉक्सर, बट यहाँ पे जेम्स ने उसकी भुस्सी भरी थी बहुत गंदी लॉलीपॉप के साथ। इतने में हमारा बुढ़ा कह देता है कि भैया रुको जरा मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत ही क्लोज हो सकते हैं, समझ रहे हो तुम, क्लोज क्लोज डेडपूल वाला क्लोज, कैची कैची नहीं समझेगा। और तूने मेरा दिल छू लिया है इसलिए मुझे लगता है मैं तुझे मेरे दिल में संभालूंगा, बसा लूंगा, और अब मैं तुझे सिखाऊंगा दी मास्टरी, समझ आया तू। और अगले सीन में हम देखते हैं सैली घर आ जाती है और वो देखती है ये दोनों के दोनों लड़के स्कूल ड्रेस में होती है, तो वो कहती है ये क्या है। इतने में लड़कियां पैसे भी दिखाती हैं तो वो कहती है ये क्या चक्कर है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन आ चुका है, वो कहते हैं मिस सैली पार्क कैसे हो आप, और ये कहती है यूजिन। इतने में भाई ये लड़कियां कहती है देखो देखो इसने हमारे पता स्कूल भी भेज दिया और ये सारे पैसे भी है। बट हमारी सैली पार्क सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की, सेल्फ प्रोक्लेम लड़की, उन सारे पैसों को उड़ा देती है। इतने में हमारा यूजिन कहता है बट उससे पहले हमारी सैली पार्क कहती है अंदर जाओ, जैसे हमारी इंडियन मॉम्स नहीं होती कि अंदर जाओ चलो चलो, बट हम बच्चे नहीं सुनते, फिर वो चिल्ला के कहती है अंदर जाओ चलो।
और फिर बाद में वो अंदर चले जाते हैं। फिर बाद में यूजिन कहता है मैं सच बताऊं आपको पैसे लेने की जरूरत है क्योंकि ये सारे पैसे मेरी तरफ से नहीं है, एली जंग की तरफ से है। एली जंग हमारे साथ वॉरेन चाई के साथ वर्कर्स को ज्वाइन कर चुका है फॉर देयर फैमिली सेक। अब जब फलाना धमकाना आपको पता ही है वो सब। और ये पैसे सिर्फ छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है जो अभी एली जंग कमाने वाला है और तुम उसे बहुत टाइम के लिए देख नहीं पाओगे क्योंकि वो बंदा जा चुका है सियोल से कहीं और उस वर्कर्स के बिजनेस के लिए। और यूजिन कहता है कि मिस सैली पार्क मुझे पता है कि आखिर में आपको ये पैसे उठाने पड़ेंगे क्योंकि तुम एक माँ हो और माँ ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। मतलब कुल मिला के इस बंदे को पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि इस बंदे को अपने बच्चों की रक्षा करनी है। और यहाँ पे ये बुरी तरह रोने लग जाते हैं कि वो कहाँ है। और हम देखते हैं ईलाई पूरी तरह भाई साहब लोगों को मार मुर के हैंडसम तरीके से खड़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन ने फोटो भेजी है, वो सारी लड़कियां बहुत अच्छे से कपड़ों में, ये खुश होता है। और वेरन भी कहते हैं कि ये शायद पहली बार है जब मैंने इनको कपड़ों में देखा, इन स्कूल वाले कपड़ों में, नॉट की कपड़ों में। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे लगता है उनको स्कूल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं ईलाई उसे भी कहता है कि तेरे को चला जाना चाहिए, तेरे को वहां उनकी रक्षा करनी चाहिए। बट वेरन मना कर देता है और कहता है कि इस बार मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस बार एज एन अंकल की तरह नहीं आया हूँ मैं तेरे साथ, एज ए फ्रेंड आया हूँ, एज ए ब्रदर आया हूँ। और यहाँ पे इन्हें कोई कहता है कि तूने हमारी स्ट्रीट के साथ क्या कर दिया है, तुम्हारे छोटे से बिजनेस के लिए ये क्या किया है तुमने। और अगले सीन में हम देखते हैं सैमुअल थियो यहाँ पे कहता है तुम पूछ रहे हो कि मेरा डे कैसा था, मैं बताता हूँ बहुत गंदा। ये दारू पीते हुए, यार ये बंदा कुछ लगता है, बिच लगता है, लिटरली बहुत सही लगता है। यहाँ पे ये कहता है एक तो वो जो एली जंग है जिसे मैं लाइक भी नहीं करता हूँ, वो बंदा हेड बन चुका है 5th एफिलिएट का। दूसरा उसने मेरा थोपड़ा पकड़ा, उसकी हिम्मत कैसी हुई। और तीसरा तुझे पता है मेरे बॉस ने क्या बोला, उसने मुझे बोला कि उस एली जंग के साथ जा क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करता है इस चीज के लिए। ये बावड़े लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था और मैं इनको मॉनिटर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो तुम समझ सकते हो ना मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कम ऑन यार, थोड़ा सा तो एम्पैथाइज करो मेरे साथ यार, मुझे ब्लेम मत करो इन सारे केओस के लिए। क्या हो गया, ये छोटी सी स्ट्रीट तो थी, क्या था ये छोटा सा बार था, क्या हो गया। अब ये बंदा पहुंच चुका है एनसन के पब्लिक के सामने जहाँ पर ये दो हैं जिनको जैक ली और वास्को ने तोड़ा। अब यहाँ पे ये लोग कहते हैं तू हमारे बार में आके ये सब क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू, और अगर तू बिजनेस के लिए आया था तो तू बहुत गलत तरीके से इस चीज को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। इतने में कहते हैं क्या, क्यों नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा। इतने में वो लोग कहते हैं तुम्हें तुझे नहीं पता ये इंसान है, यहाँ द सन ऑफ इंसान रहता है। अबे काय का सन ऑफ इंसान, क्या मारा था डैनियल ने, याद है नहीं याद? अगर नहीं याद है तो क्रेजी डैनियल वाली वीडियो जाकर देखो जहाँ पे हमें जेम्स ली की भी फाइट देखने को मिली थी। प्लीज जाओ, एक बार जाओ। अब यहाँ पर सन ऑफ इंसान मतलब हुडसन आता है और वो कहता है तो तुम बिजनेस की बात करने आए हो, चलो कोई नहीं, कम से कम मुझसे मिल तो लेते, ये सारा हाल क्या किया है तुमने मेरी स्ट्रीट का। इतने में वेरन मारने जाता है बट हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा आ चुका है और ईलाई कहता है तू नहीं, आज मैं जाता हूँ, मैं संभालता हूँ इस इंसान के टर्फ को। तो हुडसन कहता है मुझे बहुत ज्यादा डेजेवू जैसा फील हो रहा है। इतने में अपना ईलाई कहता है हमें इंसान चाहिए हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। इतने में यहाँ पे ये लोग भी सैमुअल को कह देते हैं तू सियोल से है, इसका मतलब तो यही है ना तू एली जंग का लैकी है, मतलब उसका फुफुंदर है। इतने में सैमुअल गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आज तो बहुत गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग, मजा आएगा। और यहाँ पे सैमुअल भी गुस्सा हो चुका है। अब यहाँ पे ताती लड़ाई होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ, एक भी सेकंड मिस मत करना, मजा बहुत आने वाला है। अब यहाँ पर हुडसन एली के सामने है और वो बंदा बस यही कह रहा होता है तू जिसकी आंखों में कोई चमक ही नहीं है वो मेरे सामने नहीं जीत सकता। तूने इंसान में आके बिजनेस के नाम पे क्या मैस फैलाया है, तुझे मैं बताता हूँ, यहाँ से निकल जा वरना तेरे को टंगड़ी का बाप बना के कच्चा चबा जाऊंगा। इतने में वेरन उसे समझा रहा होता है कि एली थोड़ा केयरफुल रही हो क्योंकि ये हुडसन अहन है। ये बंदा शायद उस जैकी ली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने डेरेक और मैक्स गैंग को हराया था। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने राइट फिस्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि लिटरली डिफीट कर दिया था उसने डैनियल पार्क को भी एक बार में। मेक श्योर करियो कि तू डिस्टेंस बना के रखे क्योंकि उसके जो फिस्ट है वो इनक्रेडिबली डेंजरस है। समझ आ रहा है क्या तुझे? और यहाँ पर हम देखते हैं एलाई ने हेड टू हेड फाइट करना चूज किया। वायलेंस इसकी ऐसी तैसी, वो कह रहा है मैं तेरे से फाइट टू फाइट, फिस्ट टू फिस्ट, हैंड टू हैंड, ईयर टू ईयर, लेग टू लेग फाइट करेंगे। तो हुडसन कहता है तू मेरे से लड़ना चाहता है लेकिन तू देख रहा है तो शायद डैनियल पार्क जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन तूने गलती कर दी। और एक पंच में हम देखते हैं एलाई का चटनी बन चुका है और वो बंदा बेहोश होने की हालत में। और हुडसन कहता है तूने मेरा राइट हैंड विथस्टैंड कर लिया, फिर बाद में ब्लरी हो ही रहा था। इतने में हम देखते हैं ये कहता है अब मैं सेकंड पंच भी मारूंगा। इतने में यूजिन उसे कह रहा होता है कि तुझे 3 महीने मिलते हैं, 3 महीने के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर, 5th एफिलिएट के पैसे आने चाहिए 3 महीने के अंदर और मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं दे सकता। इस पे एली जंग कहता है कि मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए। यूजिन कहता है क्या, सॉरी क्या? बट ये बंदा कपड़े पहनता था क्या लग रहा था और कह रहा था सिर्फ 1 महीना काफी होगा। यूजिन पूछता है सच में 1 महीने में कर देगा? तो ये कहता है क्विकर द बेटर, सही कहा ना? तो ये कहता है ठीक है लेकिन 1 महीना काफी होगा। तो ये कहता है सिर्फ एक कंडीशन पे मैं करके दिखाऊंगा, 1 बिलियन वॉन अभी के अभी हॉस्टल को सेंड कर दे। फिर वो बताता है कि मैं क्यों करूं, यूजिन बोलता है। इतने वो कहता है तुझे भी पता है 3 महीने का काम 1 महीने में करके दे रहा हूँ,
और तेरे लिए 1 बिलियन वॉन कुछ है भी नहीं, तो तुझे भेजना ही पड़ेगा। मेरी फैमिली को नहीं, हॉस्टल को भेज दे, समझ आ रहा है तुझे? तो यूजिन कहता है 3 महीने से 1 महीने में जाने की कोशिश, चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ तो तेरी फैमिली को मैं खत्म करवा दूंगा। और हुडसन कहता है ये ले मेरा सेकंड पंच, और उसकी बोन्स तक को तोड़ने की मतलब बहुत ही गंदा मारा था। इतने में देखते हैं ये कहता है एक और मारूंगा, और फिर जैसे ही थर्ड स्ट्राइक करता है तो वो कहता है कि पहले पंच ने तेरे को डेज कर दिया था, मतलब तू ब्लर ब्लर हो गया था, दूसरे पंच ने तेरी हड्डियां तोड़ दी होंगी, और तीसरे पंच ने सब खत्म ही कर दिया होगा। इन पंच को तो डैनियल पार्क दैट टैंक वो भी नहीं झेल पाया था, वो भी खत्म हो चुका था। मुझे नहीं लगता तू कुछ कर पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इलाई ट्राई कर ही रहा होता है, बट हुडसन कहता है मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन कोई नहीं देख लेते हैं, अब मैं अपने फुल स्ट्रेंथ पे हूँ। इतने में इलाई उसके ऊपर कूद ही रहा था, और नीचे एक जैकेट थी जिसके ऊपर हुडसन का पैर था। इतने में हुडसन हवा में लहरे लहरे जाए, और लहरते ही हम देखते हैं यहाँ पर इलाई दिल को लात मार देता है, क्योंकि हुडसन ऑफ गार्ड हो चुका था। और अगले पैनल में हम देखते हैं टॉमली कह रहा होता है कि एक फाइट के अंदर इससे ज्यादा भयंकर कुछ नहीं होता कि कोई बंदा ओपोनेंट अपना गार्ड ऑफ गार्ड कर दे। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो वो फाइट वही के वही खत्म हो जाती है। ये लेसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई समझ ही नहीं पाता। अरे रुको, एक बंदा है जो समझा था, हाँ एक बंदा जिसने मेरी बातें दिल पे ली थी, एली जंग। और एली जंग यहाँ पे उसको तोड़ रहा होता है, इतना गंदा तोड़ता है, लिटरली जैकेट में भाई फंसा दिया उसका मुंह, और भाई बांध बूंद के मार रहा होता है। लिटरली एली जंग अभी उसको टोए कर रहा होता है, उसका मुंह को बांध रखा है और तड़ातड़ मारता है। और यहाँ पे हुडसन एक ही चीज कह रहा होता है कि मैंने मेरा गार्ड डाउन कैसे लेट डाउन कर दिया। ये बंदा लिटरली बहुत अलग है, इसने मेरे को ट्रिक कर दिया ताकि मैं अपना गार्ड डाउन कर दूं। इसको पता था मैं कितना ज्यादा एरोगेंट हूँ, इसने मेरे को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, और ये बंदा मेरे को सीधा हेड ऑन लड़ने आ गया था। ये बंदा डैनियल पार्क से बहुत डिफरेंट है, इसने एडवांटेज ले लिए मेरे फ्रेम ऑफ माइंड की। इट वाज द परफेक्ट स्ट्रेटजी। और यहाँ पर इलाई ने इसको कितना गंदा मारा कि ये बेहोश हो चुका है, और ये चीज पूरी इतनी फ्लॉलेस थी कि हम देखते हैं ये फाइट 1 मिनट भी नहीं रुकी होगी ये फाइट, और वो बंदा हार चुका था। और हुडसन कह रहा होता है कि ये बंदा द लेजेंड ऑफ गैंगडॉग इज एक्चुअली द लेजेंड इंडीड। फिर यहाँ पे इलाई अपनी छाती पे हाथ रख के कहता है चल चलते हैं। तो वॉरेन उसे पकड़ता है और कहता है पागल हो रहा है क्या तू? तुझे बोला था ना अब थोड़ा वॉच आउट कर ले उसके फिस्ट वगैरह के लिए, तो थोड़ा डिस्टेंस रख के भी लड़ सकता था, क्या दिक्कत है? इतने में वो कहता है वो एक स्किल्ड बंदा था। एली कहता है वो एक स्किल्ड बंदा था। तो ये कहता है क्या? तो ये बताता है कि इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करने का यही इकलौता तरीका था। वो बंदा अपना गार्ड डाउन करता ही नहीं अगर मैं ऐसे ये सारी चीजें नहीं करता, ये प्लानिंग नहीं करता, और इसके अंदर ओवर टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल खराब है, मुझे नहीं करना। मैंने यूजिन को प्रॉमिस किया है कि मेरे को इस बिजनेस को 1 महीने के अंदर चलता फिरता रास्ता करना है, और इस प्रोसेस के अंदर अगर मेरी बॉडी शटर होती है तो हो जाने दो। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने सैमुअल सियो ने इन दोनों का हाल भी बहुत गंदा कर रखा है। अब यहाँ पे सैमुअल ने इन सबको तोड़ दिया, और वो एक ही चीज कह रहा था, मैंने बोला था ना यार मेरे फंसे में टांग मत अड़ाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है अरे वाह प्रेसिडेंट साहब आप आ चुके हो। अब यहाँ पे ये दोनों भी आ चुके हैं इंसान के सन को हरा के, और एली आते ही बोलता है कि वो बंदा भी थोड़ा अनकॉन्शियस है, नेक्स्ट बता, नेक्स्ट इसके पास जाना है। इतने में हम देखते हैं ये बंदे दोनों मुंह का फोड़ा है भाई गंदा। वो कहते हैं तुम हमें क्यों टारगेट कर रहे हो यार, हम थोड़ा सा बूझ ही तो बेच रहे हैं, हम तो सियोल के अंदर टारगेट भी नहीं कर रहे, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? इतने में हम देखते हैं ये बंदा उनके सामने मुंह पे 1 बिलियन वॉन मार देता है। तो ये लोग कहते हैं तो हमें पैसे क्यों दे रहा है, ये सारे रियल मनी भाई क्यों दे रहा है? इतने में हमारा एली कहता है खुश मत हो ज्यादा, 1 महीने के अंदर मुझे 10 बिलियन वॉन चाहिए इस 1 बिलियन वॉन से, समझ आ रहा है? ठीक है ना? क्या 10 बिलियन वॉन 1 महीने में? कैसे? तो वो बताता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, पीपल को लैंड करो जितना पैसे दे सकते हो, यंग वुमेन, योर स्टाफ, कस्टमर्स, डीजेस, होस्टेसेस, जिसको तुम ढूंढ सकते हो सबको पैसा दो। अगर वो रिफ्यूज करते हैं पैसे लेने से तो उनको एडिक्टेड बनाओ ड्रग्स से, गैम्बलिंग से, मेक देम नीड द मनी, और फिर उनको वो पैसे लैंड करो, मतलब लोन दो। मैं तुम्हें सारे के सारे तरीके बता दूंगा, तुम कैसे लैंड कर सकते हो और कैसे कलेक्ट कर सकते हो, इन सारे मेथड्स को यूज करो और इसका 10 टाइम बना के दो। तो वो पूछता है अगर हम नहीं बनाए पाए 10 बिलियन तो क्या? जिस पर एली बोल देता है फिर इंसान डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक जॉब सेंटर है जो तुमको बच्चों का खेल की तरह यूं पकड़ के निकाल के दे देगा, और अगर तुम 10 बिलियन वॉन के साथ नहीं आए तो तुम सारे लोग मारे जाओगे, समझ आता है? तो वो बोलते हैं तू क्रियोल क्यों है तू इतना? और फिर यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन कहता है तो तेरा प्लान क्या है जरा मुझे भी बता दे। अब एली अपना बिजनेस समझाता है कि ये बिजनेस एक लैंडिंग बिजनेस है, मनी लैंडिंग बिजनेस है। तो वो कहता है ये बिजनेस कैसे रन करोगे, जिसपे ये बताता है वर्कर्स के पास टन्स ऑफ मनी है जो ऐसे ही पड़ा है। मेरे हिसाब से वो सारे के सारे पैसे हम आउटसाइड ऑफ सियोल हर एक क्रियो को देंगे और हम उन्हें बोलेंगे कि वो सारे पैसे वो लैंड करे। तो वो कहता है वो ऐसे तो नहीं करेंगे, जिसपे कहता है हाँ वो नहीं करेंगे, हम इनको फोर्स करेंगे और इनको पैसे मुंह पे मार के आएंगे और बोलेंगे कि तुम्हें वो पैसे किसी को लैंड करने पड़ेंगे। इसलिए ये बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है इन सारी चीजों में, और ये बोलता है कि मैं जाके वहां उन्हें बोलूंगा कि मुझे 10 टाइम्स ये पैसे चाहिए। तो कहता है अगर वो भाग गए तो, जिसपे कहता है अरे मैं ही नहीं भाग पाया तो वो कैसे भागेंगे।
फिर यूजिन बताता है बहुत बढ़िया, तो अपनी फैमिली के सेक के लिए इतना नीचे गिरने के लिए तैयार है। मतलब एक फैमिली का हेड होना सच में बहुत गलत बात हो सकती है एक तरीके से। तो सच में एली जंग गन बनने वाला है इस प्रोविंसेस का, तू अपनी ह्यूमैनिटी को फॉरफिट करने वाला है। और अगले सीन में हम देखते हैं ये यूथ कंस्ट्रक्शन वाला है, ये बर्न नकल्स का एरिया है। यहाँ पे हम देखते हैं सैली पार्क और हॉस्टल आ चुका है, जो बचे हुए लोग हैं और वो लोग आए हैं सीधा जेस पार्क से बात करने में। इतने में जेस पार्क कह रहा होता है कि एली ने वो को ज्वाइन कर लिया और तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो इस बार। इस पे ये कहती है सुन तो ले। इतने में वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बोलने की, क्या तुम्हें वॉर चाहिए? तुम्हें लगता है बर्न नकल्स तुमसे वापस आने वाले हैं? इतने में हमारा हॉस्टल का अंकल कहता है अरे बर्न नकल्स हमारी बात तो सुन लो, कोई मिस अंडरस्टैंडिंग है। इतने में लड़की कहती है चुप, जेस पार्क ऑफ द बर्न नकल्स, मैं अभी हेड हूँ हॉस्टल की और मुझे लगता है कि यही फेयर होगा कि मैं भी द हेड ऑफ बर्न नकल्स से बात करूँ, तो क्या तुम करने दोगे? इतने में जेस पार्क पूछता है तो भाई साहब क्या करना? भाई साहब ये वास्को है, हुमोंगस भाई, बहुत बड़ी बैग बना रखी है। इतने में ये कहता है हाँ मैं कर लेता हूँ बात, फिर डिसाइड करूंगा। ओ भाई साहब क्या लग रहा है ना ये बंदा, क्या लग रहा है भाई वास्को द बर्न नकल्स का नंबर 1। बहुत हैंडसम यार, बहुत ही ज्यादा हैंडसम यार। कुल मिला के मैं भूल गया क्या टॉपिक क्या था। कुल मिला के वास्को रेडी हो चुका है बात करने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर सुअर का मुंह है और यहाँ पर एनसान का फर्स्ट जनरेशन का किंग ताइसुमा सुअर को खा रहा होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है तुझे चाहिए क्या? तो वो कहता है मैं पागल मैं वीक हूँ। फिर ये लोग बात करते हैं तुझे पता है हुडसन हार चुका है? तो वो कहता है हाँ मैंने सुना है लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। जिस पे वो जो सामने बंदा है वो कहता है ताइसुमा को कि तू अब ये सारे कार्यकाल को अपने हाथ में लेना चाहेगा, जिस पे मना कर देता है। कहता है कि मैंने हैंड ओवर कर दिया हुडसन को सारी चीजें, अब वही जाने मौत जीना मरना, अब वही जाने भाई, मैं बच्चों के काम में क्यों टांग अड़ाऊंगा। हुडसन एहन इज द सन ऑफ अनसान। वो बंदा मेरे हिसाब से नहीं, उसको वापस जीतने नहीं देगा। वो बंदा आएगा वापस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आएगा। इतने में खड़ा होता है और कहता है तुझे पता है तू यहाँ पर ऐसे बैठने वाला है, तेरे सक्सेसेस को मरते हुए देखने वाला है, लेकिन मैं और तू बहुत डिफरेंट है। और ये बंदा खड़ा होकर जा रहा होता है तो वो बोलता है कि मैं तेरी तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, अगर तू गलती से एली से मिलता है तो उसे बता दियो कि वो बंदा सुवोन को टच ना करे। सुवोन एक जगह का नाम है या फिर एक बंदे का नाम है, आई डोंट नो, पता चलेगा। और ये बंदा कहता है कि अगर वो इंसान के साथ नहीं रुकता है और उसने सुवोन को टच करने की कोशिश करी तो एली जंग मेरे हाथों से मर जाएगा। ये फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ सुवोन है, सुवोन जगह का ही नाम है। अब यहाँ पर एक्चुअल की रोल्स रॉयस में यहाँ पे लोग जा रहे हैं सुवोन के अंदर। वेरेन जे कह रहा होता है कि सुवोन के अंदर कैसा बिजनेस होता है, क्या काम कर रहे हैं, तो वो बताता है ये लोग अजीब सा बिजनेस कर रहे हैं, ये एक स्टाफिंग एजेंसी है। मतलब स्टाफिंग एजेंसी का मतलब ये लोग बताते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रोवाइड करते हैं थग्स, ताकि वो लोग वेंटर्स के जो स्टोल्स वगैरह है ना उन सबको तोड़ ताड़ कर सकें और इन चीजों के उन्हें पैसे मिलते हैं ताकि जो भी टेनेंट्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं उन सबको वो लोग भगा देते हैं। और ये सारी चीजें रीडेवलपमेंट पे चले जा रही है फर्स्ट जनरेशन के टाइम से, और अब इस चीज को सेकंड जनरेशन ने ले लिया है। और फिर पूछते हैं तो वो सुवोन के अंदर उस चीज का नाम क्या है, तो ये बताता है कुछ सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी ऐसा कुछ है। तो वो कहता है चॉकडू। इतने में आगे से आवाज आ रही होती है बच्चों बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरी बात सुनो, इतनी ज्यादा चिटचट करने से अच्छा आगे आओ और कोई ड्राइव करो। जिसमें ये दोनों पीछे से कहते हैं हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और हम बहुत यंग है अभी इन चीजों के लिए। इतने में ये दे के ब्रेक मार देता है रोल्स रॉयस के अंदर, इतनी कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर, और ये दोनों आगे मुंह बढ़ाते हुए गिरते हैं और वो कहते हैं तेरी लाला जी की जय जयकार। बट यहाँ ये लोग पहुंच चुके हैं स्टाफिंग एजेंसी के अंदर। यहाँ उतरते वो लोग कहते हैं, सैमुअल कहता है कि अब तुम संभाल लो बेटे, हम नहीं आने वाले, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। और मैं बताता हूँ फाइट जो भी होगी ना अंदर ही रखना, बाहर मत आना, क्योंकि मेरी नई गाड़ी मैंने अभी वेंडर से या फिर डीलर से ली ही थी। और इतने में वो कंप्लीट करे अपना सेंटेंस, यहाँ पर उसकी गाड़ी पे एक डंडा पड़ जाता है। सैमुअल शॉक्ड है और यहाँ पर ये सारे लोग आ चुके हैं और एली कहता है कि न्यूज सच में बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुका है इस जगह का जो भी वो था सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी का जो भी क्रू है वो आ चुका है और इस बंदे का नाम है ताइक बियोम जू। और ये कह रहा होता है अरे वाह तुम्हारा लिटिल बिजनेस क्या है, मुझे पता है कि तुम्हारा बिजनेस मनी लैंडिंग का है, लेकिन तुम क्या पागल हो, कुछ रीजनेबल चीज तो रखो। 1 बिलियन से 10 बिलियन निकलवाना चाहते हो, अरे कोई ना देने वाला तुम्हें, रीजनेबल चीज हो तो भी समझ आए, तुम तो सारे के सारे डेटर से मृत्यु चाहते हो, मौत चाहते हो। वेरेन कहते हैं अब क्या करें, इतने में ये कहता है कोई नहीं मैं देता हूँ, और वो आगे चल ही रहा होता है। बट ये सारे लोग एक्सटिंग्विशर लेते हैं और चालू कर देते हैं इन सब पे और गाड़ी पे भी छिड़क देते हैं। अब यहाँ पे सैमुअल बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि इसकी नई गाड़ी थी और वो गुस्से में बैठा है। और यहाँ पर ये सारे लोग एक्सटिंग्विशर से सब कुछ मतलब धुंधला कर देते हैं, कुछ देख ही नहीं पाते। और इलाई के ऊपर सीधा एक्सटिंग्विशर मुंह पे आता है और वो कहता है तू सुवोन लेगा, तेरी रुक जाए तेजी करो, और दे के मारता है और कहता है तुम नोबडीज हो, पागल हो गया तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतने में हम देखते हैं ये बंदा पता नहीं कुछ सोचे और करे। उससे पहले यहाँ पर जेस का कह रहा होता है तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो यार, तुम लोग वहाँ पे वर्कर्स को ज्वाइन करने जा चुके हो और तुम लोग यहाँ पे मेरे से बात भी कर रही हो, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, क्या तुम बता दोगे? ये कोई यूजिन की स्कीम्स वगैरह में से तो नहीं है। अब यहाँ पे जेस और बर्न नकल्स उसको बार बार थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे थे कि इलाई जंग की कोई गलती होगी, वो बंदा खुद से तो गया नहीं होगा, उसके मन में होगी ना वर्कर्स में जाने
कि 1 बिलियन वॉन जो मिल रहे थे चला गया होगा। इतने में हमारी सैली पार्क कहती है इलाई जंग ऐसा बंदा नहीं है। तुम्हें पता है इलाई जंग कैसा बंदा है? उसने अपने आप को सोल्ड आउट कर दिया वर्कर्स को अपनी फैमिली के सेक के लिए। तुम कुछ भी नहीं जानते इलाई के बारे में। तुम सिर्फ स्कूल में उससे 2-4 बार मिले हो तो क्या तुम जान गए? इतने में वास्को कहता है तो हॉस्टल मुझे बताओ इलाई जंग कैसा है। और भाई साहब मुझे नहीं फर्क पड़ता इलाई से। अभी जो वास्को लग रहा है ना, क्या स्टड लग रहा होता है भाई साहब। इसकी जो लाइन पतली से बहुत भारी हो चुकी है, इसकी बॉडी और भी ज्यादा बल्कि हो चुकी है और ये और ज्यादा मस्कुलिन दिख रहा है। और सैली बताती है कि वो अंदर से टूटा पड़ा है। वो कहता है टूटा पड़ा है और यहाँ पर वो उसे मार ही रहा होता है एली को। अब यहाँ पर सैली अपनी पीछे पीछे वो डबिंग दे रही होती है। वो कह रही होती है कि इलाई ऐसा नहीं है और यहाँ इलाई कह रहा होता है तू चाहता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं हजारों बार मर चुका हूँ। वो कहती है कि एली सोचता है कि वो एक मिसफॉर्च्यून है, एक आफत है बाकी सारे जो भी उसके आसपास लोग हैं। और यहाँ पर एली उसको तोड़ता है बहुत गंदा। और सैली बताती है कि वो बंदा हॉस्टल में घर आने के बाद भी यही सोचता रहता है कि ये जो सारा कांड हुआ है, जो भी मरा है, जो भी जिंदा है, सब उसी की वजह से। किसी की लाइफ भी अगर खराब हो रही है उसके आसपास तो वो सिर्फ उसी की वजह से। वो अभी तक सोचता है कि ओली उसी की वजह से मरा था, हैदर उसी की वजह से मरी थी। अभी भी वो उसके लिए अपने आप को कोसता है, मारता है। एली जंग हमारे जैसा नहीं है। उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही बुरी तरह बीती है और यहाँ पर ये लोग पीछे से उसे मारे रहे होते हैं। और सैली बताती है कि उसकी लाइफ पूरी मिजरी में गई थी और वो नहीं चाहता कि जैसी लाइफ उसने जी है वो कोई भी और जिए या फिर खुद भी वापस जिए। और यहाँ पर भाई इसने जो मारा है ना सबको, वाह क्या बात है, ये होता है मारना यार। और सैली बताती है कि इसी चक्कर में इस बंदे ने ज्वाइन किया है वर्कर्स को ताकि वो अपनी फैमिली को सेफ रख पाए। और यहाँ पे इलाई कह रहा होता है मुझे मत देखो, मत इलाई, मैं भी नहीं देखना चाहता ये सारी चीजें। सैली बताती है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वैरन आता है और वो कहता है वाह एली। इतने में एली कहता है वॉरेन चल हम चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर सैमुअल सीओ भी गाड़ी के गुस्से में सबको तोड़ चुका है बहुत बुरी तरह। कुल मिला के एली अपने आप को ही दोषी मानता है सारे के सारे कांड के चक्कर में। और यहाँ पे होटल के अंदर अपना वो जो फर्स्ट जनरेशन का जो भी बंदा ताइसुमा से बात कर रहा था वो बैठ के खाना खा रहा होता है। बट इसके पास कॉल आता है और वो वही सारे लोग होते हैं जो अभी पिटे हैं एली जंग से बाकी सबसे। और वो लोग इसे अब बता देते हैं कि एली जंग ने यहाँ पर क्या कांड किया है और वो बंदा कल भी आने वाला है। ये सुनते ही ये बहुत गुस्सा होता है और वो बुरी तरह उस पूरी की पूरी टेबल को तोड़ देता है और बुरी तरह चिल्ला के कहता है भाई सच में काश मैं चिल्ला पाता, मैं सच में चिल्ला देता। बट घर के सामने एक छोटा सा घर है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं तो नहीं चिल्लाऊंगा। बट वो कहता है कि वो वोम क्या समझता है अपने आप को, द सेकंड जनरेशन वोम। चलो ठीक है, अब मैं उसको फाड़ के मानूंगा, बिल्कुल फाड़ दूंगा। और ये सॉकडू वैंग है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, द किंग ऑफ स्वॉन, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये तीनों अपना ब्रोमांस दिखा रहे होते हैं। फौरन इससे कह रहा होता है कि एली चक्कर क्या है, मुझे एक बात बता, क्या तू ठीक है या नहीं है? जिसपे ये कहता है मैं ठीक हूँ भाई। तो वो कहता है तू अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड क्यों पुश कर रहा है यार? इन सब चीजों का पॉइंट क्या है? इतना एफर्ट तू डाल रहा है फैमिली के लिए, लेकिन क्या फायदा अगर तू ही नहीं बचेगा? जिसपे एली कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ये जो बच्चे हैं ना वो ठीक रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। तो सैमुअल कहता है कि अरे यार तू मेरे को बावड़ा बना रहा है। और सैमुअल भाई साहब शी इज अ बिच, नहीं ही इज अ बिच। इसे मैं कुत्ता भी नहीं बोलना चाहता, ये इतना एक पल को तो इतना सेक्सी लगता है ये बंदा, लेकिन बस पता नहीं क्या बोलूं इसे मैं। और ये कह रहा होता है कि ये भाई साहब क्या बंदा है तू एक प्रेडेटरी बन चुका है, लैंडर्स वाला, वो भी अपनी फैमिली के सेक के लिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, तू गन से ज्यादा बेहतर नहीं है। तुझे पता है वो जो इंसान के लोग हैं उनके पास भी कोई फैमिली होगी ना, जैसे कि हॉस्टल के पास है, उन सबके घरों के साथ खेलना, लोगों के साथ खेलना ताकि तेरी फैमिली अनहैप्पी ना हो। ये कितना पैथेटिक एक्सक्यूज है। ये जो ऐसी फालतू की स्टोरी सुना रहा है ना, मेरे हिसाब से एक पल को तो गन को भी माफी मिल जाएगी लेकिन तुझे नहीं मिलेगी। इतने में वेरन कहता है सैमुअल सीओ, माइटी वेरन कहता है सैमुअल सीओ, और इसका छोटा माइटी भी यहीं पे कहीं होता है, दिख नहीं रहा बेशक, पता नहीं क्यों, मतलब मैं ढूंढ नहीं रहा, आई एम सॉरी। और वेरन कहता है तू फालतू में सारी बकवास क्यों कर रहा है, तू अभी भी गुस्सा है कि अपनी कार के लिए? तो सैमुअल कहता है क्या मैं गलत हूँ क्या? ये एक हाइट है हिपोक्रेसी की, तुझे पता है? तुम वही बन चुके हो जिससे तुम इतनी नफरत किया करते थे। तुम लोग है ना फिफ्थ एफिलिएट को बहुत आराम से रन कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम इतने ज्यादा एक्स्ट्रा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम इस चीज को इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनराइज क्यों कर रहे हो यार? इतने इस मनी लैंडिंग बिजनेस को इतना क्यों कर रहे हो? इतने में एली कहता है सैमुअल सीओ, तुझे पता है तू मुझे बहुत दिमाग खराब कर रहा है जब से हम सियोल से आए हैं। क्या तेरे को कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्या? मैंने सुना था कि गन ने कभी भी तेरे को अप्रूव नहीं किया था क्योंकि तू एक पैथेटिक लूजर था और तू बहुत क्रेव करता था उसके अप्रूवल के लिए। इतने में सैमुअल कहता है क्या कह रहा है? मेरी बात सुन एली जंग। इतने में ये कहता है गैब्रियोन के, मैंने रूमर सुने हैं सारे के सारे कि तू उस बंदे का बेटा है और इतना बड़ा लूजर है तू, उसके जीन्स के नाम को क्यों खराब कर रहा है? इतने में वो कहता है बहुत हो गया एली जंग, आज हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों में से कौन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर ये दोनों आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है। इतने में आवाज आती है बप्पू बप्पू।
अरे बापू देखो उनकी तलवारें कितनी बड़ी है, वो लोग फाइट करने वाले हैं, स्वॉर्ड फाइट मेरे हिसाब से। उसका बाप कह रहा है बेटे चुप हो जा। इतने में वो कहते हैं पापा पापा आपकी स्वॉर्ड इतनी बड़ी क्यों नहीं है? तो इतने में कहते हैं बेटे क्योंकि ठंड है ना बेटे। इतने में वो कहते हैं क्या मतलब पापा, फिर आप स्वॉर्ड फाइट नहीं कर सकते हो? इसमें उसका बाप कहते हैं बेटे मैं असैसिन हूँ असैसिन। और यहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि फाइट कभी और करेंगे। लेकिन अच्छा था ना भाई, बहुत ही अच्छा था यार। बच्चा कह रहा है कि अरे बाप रे कुछ भी हो सकता है यार। और फिर हम एक तंबू का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा मस्त सोजू और खाना खा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि फैमिली सच में कितनी अच्छी होती है, मतलब बाप हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने बच्चों को। इतने में यहाँ पर ये जो मैम होती है वो कहती है बेटा तुम माइनर हो, तुम मत पी ये सब चीजें। तो वो कहते हैं मैम कैसी बात कर रहे हो आप, घर से भाग गए थे क्या? और दूसरी चीज मैं माइनर नहीं हूँ। और ये दबा के बोतल पीता है, उसकी बहस की आग। यहाँ पर ये सारे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे आंटी क्या हो गया, आंटी पुलिस बुला लेगी, ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ, जल्दी से पैक करो निकलो। अब ये स्टाफिंग एजेंसी वाले लोग होते हैं जो लोग वेंडर्स से खाली करवाते हैं वो सारा शॉप्स वगैरह। तो वो आंटी कह रही तो टाइम दो, इतने में वो सब पकड़ लेता है और कहता है कि यार टाइम दो तेरे को, रुक जा तू, हमें फोर्स करके मारना पड़ता है ना। इतने में वो लड़का कहता है एक्सक्यूज मी मैम, सैमुअल कहता है क्या मुझे एक और बोतल मिल सकती है सोजू की? इतने में यहाँ पर एक हाथ आता है और वो बंदा बोतल रख के कहता है ओहो तो तू ही वो बंदा है जितने सियोगडू स्टाफी के अंदर इतना ज्यादा हवाक मचा रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ऑफिस है ना वो अंडर अटैक आ चुका है जब मैं यहाँ था नहीं। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है चांग योंग जी। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। और ये बोलते हैं मेरा नाम चैंग योंग जी ऑफ सुवॉन है, ये हेड है मैं बता देता हूँ। और ये बोलता है कि तूने मेरे बॉयज के साथ अटैक किया, उससे पहले काश तुम मेरे से मिल लिया होता, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सारे लोग इसे घेर के खड़े हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन टेंशन मत ले, यहाँ पे ट्रेडिशनली सुवॉन ओनली फाइट्स 1-on-1, तो यही एकलौता ट्रेडिशन है। बट एज ऑब्वियस मुझे ये बंदा इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लगता है, सैमुअल सी। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एली मस्त एक राइस बोल खा रहा होता है, तो वेरन कहता है बस एक ही, इस पे कहता है तू भी तो कुछ नहीं खा रहा। तो ये लोग अभी खाना ज्यादा खा नहीं रहे हैं। इतने में ये लोग कहते हैं कि चलो कल हमें वापस वहाँ उस स्टाफिंग एजेंसी में जाना है क्योंकि उसका हेड हमें मिला नहीं। इतने में पीछे से कोई बंदा हथौड़े से इनको मारता है बट ये लोग डॉज कर लेते हैं। फिर ये जैसे ही खड़े होते हैं तो पूछते हैं अबे तू कौन है? तो ये कह रहा होता है अबे तुम सियोल के लोगों के पीठ पे भी कोई आंख होती है क्या? तो वो कहता है अबे कौन हो वो बताओ ना। इतने में ये सारे लोग कहते हैं अबे तू हमें भूल गया, हम सियोगडू स्टाफिंग एजेंसी के हैं, उस क्रू के हैं जिसको तुमने मारा। इतने में हम देखते हैं एक बंदा आता है और वो कहता है ओए बच्चों बंद करो ये सारी चीजें, चाहे कुछ भी बोलो अब चेंज नहीं होने वाला, इन लोगों ने हमें मारा था। और ये कहता है कि मेरा नाम है डोसूली। ये बंदा नंबर 2 है, सेकंड इन कमांड है सुवॉन सियोगडू स्टाफिंग एजेंसी में। ये अपने आप को बताता है द वेपन ऑफ सुवॉन। और ये पूछता है तो तुम लोग सियोल से आए हुए लोग हो ना? मैंने सुना था कि तुम लोगों ने हमारे लोगों के साथ भिड़ंतरी करी है, अब देखते हैं तुम हमें कैसे मारोगे। और रही बात तेरे बड़ी की, तो वो बंदा हमारे नंबर 1 से मिल चुका होगा और वो अभी तक पिट भी लिया होगा। इतने में वो कहता है क्या तू सैमुअल सीओ की बात करता है? वो मतलब एली कहता है। तो वो कहता है हाँ। इतने में एली कहता है आई होप कि वो तू जो कह रहा है वो सही हो, आई हेट टू एडमिट इट, बट वो जो बंदा है सैमुअल सीओ वो बंदा इतनी जल्दी नहीं पिटने वाला। और यहाँ पर हमारा बिच बहुत गंदा तोड़ रहा होता है सबको और कह रहा होता है बोलो ना क्या कह रहे थे, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो आवाज नहीं आई। और इधर बहुत अलग सीन चल रहा है क्योंकि ये कुत्ता भाई सबको बहुत गंदा पीलता है और कहता है कौन हो तुम सब लोग? और ये केतली उठाता है और सबको कहता है कि अबे यार तुम्हें पता है मैं फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भरा पड़ा हूँ, बहुत गुस्से में बैठा हूँ और जैसे ही थोड़ा सा मजा लेना चाहता हूँ तुम सब लोग आके मजाक करते हो। ये जो पैनल्स थे ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्यूरियस, हैप्टिकल और बहुत ही भयंकर थी। और ये केतली से जैसा सबको मार रहा था ना बस पूछो मत। वो कहता है कि सारे के सारे लोग क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मेरा दिमाग खराब है। अबे तुम सब लोग पीछे क्यों जा रहे हो मुझे बताओ ना, कुछ तो एक्साइटेड हो, तुम लोगों से लड़ने में भी मजा नहीं आ रहा। इतने में चैंग योंग जी आके उसे पंच कर देता है और वो कहता है बहुत बढ़िया, ट्रेडिशनली हम सुवॉन के लोग एक और एक फाइट करते हैं, इसलिए मेरे दोस्तों को लोगों को मारना बंद कर जब तेरे सामने एक बहुत अच्छा ओपोनेंट है। इतने में वो कहता है प्रीटी सॉलिड, मजा आ गया। सैमुअल कहता है बहुत मजा आया, मुझे बहुत टाइम बाद एक्साइटमेंट मिल रही है, अब एक रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। सुवॉन के नंबर 1 क्या नाम था, चैंग योंग जी, जो भी अरे क्या है जो भी है, क्या तू स्विमिंग अच्छे से कर लेता है? फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिंगू किम मतलब अपना गो किम, वो बंदा बता रहा होता है कि अरे तुम बात कर रहे हो चैंग योंग जी की, अरे वो बंदा काफी ज्यादा ठीक ठाक है। मतलब एक्चुअली मैं ना व्हाइट गोस्ट के साथ मतलब गन पार्क के साथ घूम रहा था, स्टाफिंग एजेंसी तभी मेरे सामने आई। वो लोग क्या करते हैं वीक को थ्रेटन करते हैं, मिडिल एज्ड मैन को, वैन को, ये यही सारी चीजें करते हैं। तो वो सामने जो भी होता है वो पूछता है क्या वो स्ट्रॉन्ग है? तो ये कहता है तुझे सच में इतना बुरी तरह जानना है? तो मैं बताता हूँ वो सच में स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ताइसु मा ने द किंग ऑफ एनसान ने चूज किया था हुत्सन एहन को अपने सक्सेसर के तौर पे, वैसे ही सियोगडू वैंग ने सुवॉन के लिए सिलेक्ट किया था चैंग योंग जी को एज हिज सक्सेसर। और यहाँ हम देखते हैं इस बंदे ने अभी सिर्फ और सिर्फ गोल्फ का वो मारा था, बट ये जो गोल्फ की बॉल होती है वो कट के गिर जाती है। और यहाँ पे गो किम कहता है अरे यार छी मुझे मजा
ही नहीं आता इस फालतू गेम में। और ये बताता है कि वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो वीक होता तो उसको सक्सेसर बनाती ही नहीं। और वैसे भी ये जो नैरो आई वाले लोग होते हैं ना, वो काफी नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने में गोकिन कहते हैं अरे पता नहीं शायद हर किसी के लिए ये चीज सच्ची ना हो, लेकिन जो भी बात है चैंग चिंग जी इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, वो हमारे सीक्रेट फ्रेंड को नहीं हैंडल कर सकता। मतलब सैमुअल स्यू को ये बंदा हैंडल नहीं कर सकता। सैमुअल स्यू ने उसको लिटरली फिशिंग पॉट में डाल रखा है और कहता है तेरे को तो सच में स्विमिंग नहीं आती रे। बट वो बंदा कैसे जैसे मारने की कोशिश करता है, बट वो सैमुअल को टी से पी भी नहीं कर पाता। और ये कितनी भी कोशिश कर ले, हम देखते हैं सैमुअल कहता है मेरी भारी मजा नहीं आ रहा। और इतने में वो नीचे गिर के कहता है चलो भाई 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 इस चीज को रोक देते हैं ना, मैं वैसे भी ज्यादा गर्म फील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बात मानना, इस चीज को रोक देते हैं, खत्म करते हैं। इतने में वो कहता है बहुत डिसअपॉइंटिंग है तू, और अपना मुक्का उठाता है और एक मुक्के में उसका कद्दू कस कर देता है। भाई बहुत गंदा पंच था, लिटरली इसका मुंह का जो पापड़ बनाया है ना इस टाइम पे, दैट वाज सो क्रूल यार। और इसके ऊपर बैठ के कहता है यार क्यों फालतू में मेरे को एक्साइटेड किया, मुझे लगता है मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पर कोई मेरे से फाइट करने को राजी नहीं है। शायद डैनियल और जैक में इतना दम था जो मेरे को इतना ज्यादा एक्साइट कर दिया करते थे। फिर वो बंदा उस आंटी को वो पूरा का पूरा वॉलेट दे देता है और कहता है कि मैम ऐश करो, मेरी कोई फैमिली नहीं है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोल के ये बंदा निकल जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं एली और वेरन ने सबको हरा दिया और वो लोग कह रहे होते हैं अबे क्या कह रहा था ये बंदा वेपन फलाना तिमकाना, ये तो कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ो हम नंबर 1 के पास चलते हैं और बिजनेस की बात करेंगे। अभी तक शायद सैमुअल स्यू, इतने में एक गाड़ी उनके पास खड़ी हो जाती है और यहाँ पर आ चुका है द किंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन जिसका नाम है सॉकडू वांग। भाई साहब इसकी आंखें कैसी हैं, इसका मुंह कैसा है, इसका सर कैसा है यार। और ये आके सीधा एक ही चीज पूछता है तुम दोनों में से एली चंग कौन है। अब ये आके पूछता है तुम दोनों में से कौन हो, चलो जो भी, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या कौन हो तुम दोनों में से, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है। बट हम देखते हैं ये लोग शॉक्ड है, ये लोग बहुत अलग चीज फील कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जब चल रहा होता है ना, मोटा सांड कितना भारी लगता है, पूछ रहा होता है कि कौन है एली चंग, और उन लोगों के मुंह से बस एक चीज निकलती है, हमने इसका नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं है, बट हमें इसकी अपीयरेंस से पता चल रहा है कि ये एक किंग है। और कोई ऐसा लल्लू पल्लू किंग नहीं, ये ऐसा किंग है जिसने रूल किया था फर्स्ट जनरेशन को। ये लोग लिटरली ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। वेरन का लिटरली हाथ है ना ऐसा नम पड़ गया था, उसका दिल जोर से कांप रहा होता है और वो बहुत डर रहा होता है। वो सिर्फ एक चीज याद कर पाता है, जैसे कि मैनेजर किम ने उसको एक टाइम पे बताया था कि कोई ओपोनेंट तुम्हें ऐसा मिल जाए जो तुम्हें ओवरवेल्म्ड फील करवा दे, तो समझ लेना तुम्हें बस एक चीज करनी है। और वो एक चीज क्या है, उस पे बम्बार्डर कर दो, रेल रोड कर दो, मतलब लग जाओ मारने में। और यही इकलौती वेरन के टीचर की एडवाइस थी ऐसे ओपोनेंट के लिए। यहाँ पे वेरन चिल्ला के कहता है कि एली मेरे बीच नहीं आएगा तू, शायद यही एक रीजन है कि मैं तेरे साथ यहाँ पे आया हूँ। और वो पूरी कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं अच्छा तोड़ रहा होता है, इतना अच्छा जितना मैंने नहीं सोचा था कि फर्स्ट जनरेशन की इनको ये मार पाएगा। इतना तगड़ा मारता है कि वो बंदा उड़ भी रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये CQC यूज करता है, सारी टेक्निक्स यूज करता है और वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पोज करूँ, चेक करूँ कोई चीज। और ये बंदा इतना गंदा मुंह होता है, कहता है कि तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। और वेरन एक ही चीज कहता है कि अगर मेरा ओपोनेंट पेन के अंदर है तो समझ जाओ कि मेरी चीजें काम कर रही है। और मुंह ही मुंह पे बजाए जा रहा होता है। और ये जो सारी पैनल्स थे ना, फक भाई PTJ वाले तुम इतना मजा क्यों दे रहे हो मुझे और मेरी ऑडियंस को। अगर इस वाली फाइट में मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो वेरन OP। और ये बंदा क्या डोज करता है उसके पंच को और वो कहता है कि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत गंदा मानूंगा, लेकिन अगर मेरा टाइम खत्म हुआ। और यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और कहता है वेरन तेरा टीचर, मतलब बेटे तेरा टीचर तो बहुत अच्छा होगा, ताइसू सही कह रहा था। फिर हम देखते हैं पास्ट में इन दोनों ने बात करी थी, तो वो पूछता है सियोल के सेकंड जनरेशन से तेरी फाइट हुई थी ना ताइसू, जिसपे वो बताता है कि हाँ JMC से फाइट करने से पहले मैं सेकंड जनरेशन से फाइट करके आया था। जिसपे कहता है फाइट करना पागल है क्या, सेकंड जनरेशन से फाइट करना मतलब तूने एक साइड से ही वायलेंस किया होगा, तू जीत ही रहा होगा। जिसपे ये कहता है नहीं ये एक फाइट थी, मुझे पता है कि वो सारे लोग वीक नहीं थे, हमें पता है, हम फर्स्ट जनरेशन वाले समझ सकते हैं एक गुड फाइट का मतलब क्या होता है। गुड फाइट का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा गरम शरीर से आग निकलना। मुझे पता है ना हम सारे लोग फील कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले। मैं होप करता हूँ कि तू एक दिन उन सब से मिले। और ये कहता है इंडीड मुझे आज बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और ये हंसता है और वेरन को तोड़ता है और ये कहता है कि ताइसू सच कह रहा है। और ये खुश हो के उसे मार रहा होता है पूरी तरह और कह रहा होता है तूने बहुत अच्छी फाइट करी, तूने मुझे मेरे पास का याद दिला दिया। और ये अपने कपड़े फाड़ते हुए कहता है मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि फर्स्ट जनरेशन कैसे लड़ती थी, उस बावड़ी बूच ने अकेले ने खत्म कर दी थी पूरी फर्स्ट जनरेशन को, और तू वापस खड़ा हो रहा है मेरे पंचेस लेने के बाद। चल ठीक है मैं तुझे दिखाता हूँ, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, मुझे भी तू दिखा कुछ बढ़िया। और ये लिटरली गोटो पे बैठ के कहता है कि मुझे लड़के दिखा, और उसका मुंह पकड़ के वो उठाता है और कहता है बस हो गया तेरा खत्म, मुझे तो लगा था तू और लड़ेगा, चल कोई नहीं मैं सारी की सारी चीज खत्म करूंगा तेरे फ्रेंड के साथ लड़के। तो वेरन कहता है नहीं उसके साथ मैं तुझे नहीं लड़ने दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि एली ने बहुत सारे अभी क्रिटिकल हिट्स वगैरह लिए थे, अगर वो और ज्यादा हर्ट होगा तो दिक्कत हो जाएगी।
के। इतने में ये कहता है तो तुझे लगता है तू मुझे स्टॉप कर पाएगा? तो वो कहता है तुझे पता है एक वीक लिटिल डॉग के पास भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत बहुत ज्यादा खूंखार होती हैं। हम भौंक सकते हैं अपनी माइट से, लेकिन तुझे मैं बताऊं एक मेरे जैसा कुत्ता, वीक कुत्ता, उसके पास टीथ होते हैं। और ये बंदा लिटरली उसकी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है अब मैं बताता हूँ। तो ये बोलता है ये बंदा एम कहाँ कर रहा है। इतने में इसको समझ आता है कि नहीं, बट हम देखते हैं इसने अटैक कर दिया उसकी छाती पे, बहुत गंदा, पूरे के पूरे हर्ट पे। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब मैनेजर किम उसे सिखा रहा होता है कि एक ह्यूमन का बहुत ही ज्यादा वाइटल पॉइंट क्या होता है, जिसपे भी वेरन चाहे रेडी नहीं अटैक करने के लिए। तो वो कहता है मैं रेडी नहीं, क्या है तो बताओ बताओ। तो वो बताता है कि इसके लिए बहुत हाई लेवल की टेक्निक चाहिए होती है। अगर ये चीज अगर स्लोपी हो गई हर्ट पे, तुम इस चीज को अटैक नहीं कर पाए सही से, तो ये अटैक बहुत ज्यादा वर्स भी बन सकता है, खराब हो सकता है। जिसपे वो पूछता है अगर ये इतना ही ज्यादा स्लोपी हो सकता है तो मैं किसी और बॉडी पार्ट पे भी तो अटैक कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, लीवर हो सकता है, सोलर प्लेक्सस हो सकती है, फैमिली जूल्स हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जिसपे वो कहता है, मैनेजर किम कहता है कि बहुत सारे लोगों को है ना बहुत बार इन सारे के सारे पार्ट्स पे अटैक मिलते रहते हैं, तो जो उनकी बॉडी है ना वो हैबिचुअल हो चुकी है, उतना दर्द नहीं होता। लेकिन जो हर्ट है ना वो डिफरेंट होता है। बहुत कम लोग हैं जो लिटरली करेक्ट हर्ट पे अटैक कर पाते हैं, और वो जो अटैक सहने वाला है वो भी एंटिसिपेट कर नहीं पाता, और उसी के टाइम उस बंदे का दिल स्टॉप हो जाता है। मतलब वो चीज स्टॉप हो जाती है, उसको एक कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, टेम्परेरीली उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। और यही इसके साथ होता है। इतने में ये बंदा कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और एक पंच लेके उसको दबा के जच देता है। और एली उसको घूरता है, शौक है सारे लोग। और यहाँ पे टॉमली कह रहा होता है सौकड़ू वांग, अरे वाह वो लड़का भी अच्छा है, अच्छा है। वो बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा भी है। तुझे पता है वो बंदा फर्स्ट जनरेशन का किंग कैसे बना? ऐसे ही नहीं बना, वो डिजर्व करता था इस टाइटल को। तुझे पता है सौकड़ू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बहुत बड़े बड़े हाथ है, जाइंट फिस्ट है, लेकिन उसके फिस्ट रीजन नहीं है उसके फर्स्ट जनरेशन किंग होने का। जो ताइसुमा है उसका रीजन है फर्स्ट जनरेशन का किंग होने का उसका फिस्ट, लेकिन सौकड़ू का कुछ और है, उसका जो हेडबट है ना वो। और यहाँ पर लिटरली हम देखते हैं वेरन के हाथ की सारे के सारे रोंगटे टूट जाते हैं, बाल खड़े होने के लिए बचे नहीं क्योंकि हड्डियां ही चूर चूर हो चुकी हैं। इतने में वो बंदा कहता है कि सच में यार बहुत मजा आ गया। और टॉमली पीछे पीछे कह रहा होता है जो फर्स्ट जनरेशन थी ना वो डिफरेंट थी, वो सर्वाइव होने के लिए अपने हर एक मतलब किसी भी पार्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेती थी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती थी। और यहाँ पे ये हंस के कह रहा होता है मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो चुके हैं, ये मतलब सेओकडू होंग कह रहा होता है मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए इतने अच्छे से फाइट किए हुए, मुझे याद नहीं है मैंने किसी को हेडबट कब दिया था लास्ट। और ये बंदा बहुत गंदा हेडबट दे देता है वेरन को, इतना गंदा कि वो सुन पड़ जाता है। और यहाँ पे होंग जो भी नाम था इसका वो कह रहा होता है तुझे पता है मेरी बॉडी पे और इस माथे पे इतने ज्यादा स्कार क्यों है? और यहाँ पर भाई जो खून ही खून हम देख रहे थे ना, इनक्रेडिबल यार। और ये बताता है कि भाई साहब जो भी हो, इस बंदे ने अगर थोड़ा सा और थोड़ा फिनिशिंग के साथ मेरे दिल पे मार दिया होता ना तो मजा ही आ जाता, क्योंकि मैं उसकी जगह चित होता। मेरे को जानना है कि इसका टीचर कौन है, अगर ये थोड़ा फाइनेस से करता ना तो शायद मैं यहाँ पड़ा होता इसकी जगह। फिर ये कहता है मेरी बॉडी अभी भी थोड़ी क्रैम्प कर रही है, मेरे को एक प्रॉपर फाइट और मजे आ रहे हैं, मुझे काम डाउन करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। तेरा एक्सक्यूज क्या है बेटे? एली जंग। अब ये बंदा एली जंग को अपनी एक्सेस एनर्जी निकालने के लिए मारने वाला है, बट एली जंग बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है मैं बहुत लो था, मेरी वजह से ये चीज हुई है, मेरे को यहाँ अंदर घुसना चाहिए था, मेरी फैमिली हर्ट हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं इस बंदे को मार दूंगा। अब ये बंदा आगे बढ़ के मारना चाहता है, बट हम देखते हैं एली उसे चांस देता ही नहीं है। वो इंटेंट टू किल से आता है और दे के मारता है, हर एक तरीके से हर एक जगह मारता है, घुमा फिरा के मुक्के मारता है और दे के मुक्के मारता है। भाई बैम बुडूम बम चले जा रहा है। और वो कह रहा होता है कि मैं इस बंदे को मारने के बाद भी फाड़ूंगा, मारूंगा, बहुत मारूंगा, I'll kill him again even if I have already killed him। तो वो कहता है बेटे तेरे मूवमेंट बहुत तरफ है, तू वाइल्ड बीस्ट है, तेरे को मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। और ये ओवर हो चुका है, बट हम देखते हैं इस बंदे ने इसको हक कर लिया ताकि वो सारा का सारा इम्पैक्ट वो झेल पाए। बट इस टाइम पे जो एली गुस्सा था ना वो बस पूछो मत। एली कह रहा होता है कि मैं जब वापस आया ना तो मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो सब कुछ मेरी फैमिली के साथ हुआ है वो वापस नहीं होगा। और इसी के साथ एली लिटरली उसको बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आधी बॉडी क्रैक करके घुमा फिरा के फेंक दिया, वैसे करके फेंक देता है। बट हम देखते हैं वो बंदा कहता है बेटे तू इंप्रेसिव है, तूने मुझे इंप्रेस कर दिया। भाई साहब क्या चीज है ये बंदा लिटरली केकड़ो की तरह खड़ा हो रहा होता है और कह रहा होता है तेरी टेक्निक बहुत अच्छी है, तेरे ब्लॉज उतने पावरफुल नहीं है लेकिन तेरी टेक्निक सच में अच्छी है, तेरे को तू मुझे उसकी याद दिलाता है। मैंने सुना था कि उस बंदे ने किसी बच्चे को रख लिया और सब कुछ सिखा दिया जो भी उसे आता था, तो तू है टॉम ली का बच्चा, मतलब स्टूडेंट। तो अगर मैं टॉम ली के स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा हूँ तो मुझे सच में अच्छे से फाइट करनी पड़ेगी, मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पे एली सोच रहा होता है कि ये क्या करे, ये क्या करने वाला है, टैकल करने वाला है कोई, मैं इसको चोक कर दूंगा, इसकी मतलब मैं कुछ ना कुछ करूंगा, इसकी कैरोटिड आर्टरी को ऐसे पकड़ के पाड़ दूंगा ताकि उसके वजह से मैं इसको मार पाऊं, मैं टैकल कर लूंगा, मैं इस पे राइड कर लूंगा। और वो बंदा इसको टैकल करने वाला होता है, बट हम देखते हैं उसने अटैक कर
टैकल नहीं किया, उसने हेडबट दिया है उसके पेट पे और वो इतना गंदा था कि वो सुन होके लिटरली भाई भर चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है बेटे रुक, अभी एक और हेडबट है, और वो हेडबट मार ही रहा होता है, इतने में वेरन आता है, उसको पंच मार देता है और कहता है इतना ही था, मेरी स्ट्रेंथ खत्म, अब तू संभाल, तू भाग जा, मैं यहीं पे रहूंगा। और ये दोनों यहाँ पे सुन होके बैठ चुके हैं, बट हमारा ये वाला बंदा कहता है क्या था ये, मैं तुम्हें कह रहा था ना तुम फैमिली हो, इंसान के बाद रुक जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, सुवान ही तुम्हारा लास्ट स्टॉप था और यहीं पे तुम खत्म होते हो। इतने में ये सारे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं सर थैंक यू सो मच, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ना अब इनकी टेक केयर कर लेंगे, हमें कर लेनी चाहिए थी, बट वो कहता है तुम नहीं कर पाते, इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम इसे मारना है, जो करना है करो, उन लोगों को पे तो करना ही पड़ेगा, तो जो करना है करो उसके साथ। इतने में एक बंदा कहता है सर 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 सुनो, इसके साथ पता नहीं कुछ अजीब हो रहा है, एक बंदा कुछ अजीब ही फील कर रहा है। ये बंदा वैसे तो पास आउट हो चुका है लेकिन इसकी आंखें खुली हुई है, पता नहीं कैसे। अब एली की आंखें खुली होती है और वो लोग कहते हैं शायद ये ड्रीम कर रहा है, बट हमारा ये जो भी था, ये होंगडोंग फोंगडोंग जो भी था, ये किंग, ये कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने में कहता है अरे टेंशन मत लो, वो शायद पास आउट हो चुका है, टेंशन मत लो। बट इसके मन में वही चल रहा होता है कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, सेकंड जनरेशन के अंदर ये बंदा पक्का ब्लैक आउट हो चुका है। और यहाँ पर एली जंग कह रहा होता है कि मैंने एक वॉल हिट कर दी है, एक इम्पेनिट्रेबल वॉल, जिसको मैं ओवरकेम कर ही नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी लड़ूं। ये बस यही सोच रहा होता है कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, और ये बुरी तरह रो भी रहा होता है। ये कह रहा होता है कि मैंने ना मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने वादे किए, लेकिन मैं अभी तक ग्रो नहीं हो पाया। ये बुरी तरह रोता है। भाई मैं सच में रोना भी चाहता हूँ, लेकिन वही सॉरी यार, एक इशू है, नहीं रो सकता हूँ। और ये कहता है क्या मैं गिव अप कर दूं, लेकिन अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरी फैमिली का। इतने में हम देखते हैं ओली वैंग इसकी सोच के अंदर आया हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि अगर तूने गिव अप किया तो क्या होगा, बताना क्या होगा, तेरी फैमिली का क्या होगा, तू मेरे से क्यों लड़ा था, बता, तू इसलिए लड़ा था ना, तुझे पता था ना तू एक राइट पाथ पे है, बेटे तू गिव अप नहीं कर सकता। और फिर ये खड़ा होता है और कहता है मैं गिव अप नहीं कर सकता, मुझे ओवरकम करना पड़ेगा इस वॉल को, आई विल ओवरकम माई सेल्फ। और ये बंदा बेशक इसके सामने बहुत छोटा लग रहा होता है, बट ये कहता है मैं अपनी फैमिली के सेक के लिए ओवरकम करूंगा। अब यहाँ पे वॉरेन शायद बिल्कुल ऐसे बैठा और ये कहता है शायद यही एंड है। बट हम देखते हैं एली यहाँ पे खड़ा होता है और लिटरली क्रैक करता है अपने हाथ से उस बंदे को, उसने अपने एक हाथ से बिल्कुल तरोड़ मरोड़ के परोड़ दिया है, जिसपे वैरन कहता है तू तो अनकॉन्शियस था ना एली। वो कहता है एली मेरी बात सुन। इतने में हमारा एली कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे ऊपर उंगली कर रहा है, लेकिन किसी ने अगर मेरी फैमिली के ऊपर करी ना तो बेटे मैं बता रहा हूँ अपनी जान से हाथ धो बैठेगा वो। और मैंने ओवरकेम कर दिया है उस दीवार को जो मैं नहीं कर पा रहा था। अब ये लोग सोचते हैं सर ये खड़ा कैसे हो गया सर, और यहाँ पे सर की फट चुकी है। सर कहता है ये हो ही नहीं सकता। तो लोग कहते हैं सर क्या हुआ, तो ये कहता है एक सेकंड जनरेशन का बंदा ये चीज कैसे अचीव कर सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली कह रहा होता है तुम एक बार एक ऐसे ओपोनेंट से मिलोगे जो पक्का तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इस चीज को लोग पता है क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं हिटिंग अ वॉल। फिर ताइसुमा कह रहा होता है कि तुम लोग अगर गिव अप कर दो जिस टाइम पे तुम उस वॉल को हिट करते हो तुम्हें कुछ भी गेन नहीं होने वाला। तो इसलिए पता है कुछ लोग क्या करते हैं उस चीज को ओवरकम करते हैं और तब वो लोग पहुंच जाते हैं एक नए डायमेंशन में। और यहाँ पे गैंग्स ऑफ जी लड़की को हक करते हुए कह रहे होते हैं बेशक तुम इस चीज पे पहुंच जाओ लेकिन इस चीज को तुम मास्टरी नहीं कर सकते हो, ये चीज प्रायर टू मास्टरी है। और यहाँ पे सिनोहान भी कह रहा होता है कि हाँ ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे सब लोग केपेबल नहीं है इस स्टेज पे जाने के लिए, मेरा तो लक अच्छा था, मैं तो तुक्के में बिड़ गया। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है उस स्टेज पे जाने के लिए, आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को ऐसी डिग्री पे जहाँ पर आप अपने आप को भी भूल जाओ, और वो एली कर चुका है। और अगर आप ऐसी किसी वॉल से मीट करते हो जहाँ पे आप उस चीज को पुश नहीं कर पाते हो, ओवरकम नहीं कर पाते हो, तो तुम उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, वहां पहुंच जाते हो जिसको हम कहते हैं द पाथ टू मास्टरी। अब एली जंग पाथ टू मास्टरी पे पहुंच चुका है और यहाँ पे ये बहुत गुस्सा होता है और ये कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे को हराएगा क्या। इतने में कोई तो कहता है नहीं अकेला नहीं हराने वाला है। इतने में हम देखते हैं यहाँ आवाज आती है सो द प्रेसिडेंट ऑफ द फिफ्थ एफिलिएट कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पाथ टू मास्टरी को देखते हुए। यहाँ पे सैमुअल सीओ आ चुका है। वेरन कहते हैं सैमुअल, और ये कहता है मैं थोड़ा सा फ्रैंक रहता हूँ एली जंग, मैं तेरे को कभी पसंद नहीं करता हूँ, मैं तेरे को मारना चाहता हूँ इवन दो जब से तू पहली बार मुझे दिखाया ना मैं तब से तुझे पसंद नहीं करता हूँ। तुझे याद है ना मैंने तेरी और जे किम की पुच्ची भी करवा दी थी अगर याद है तो। और ये बताता है बेशक मुझे कुछ पसंद हो ना हो लेकिन आज मुझे ये चीज बहुत ना पसंद है क्योंकि मेरे बॉस के चक्कर में, चेयरमैन के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि फिफ्थ एफिलिएट की मदद करनी है, हम इस मिशन को फेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ मुझे जितना सैमुअल से इस टाइम पे अच्छा लगता है ना हमेशा बहुत बहुत अच्छा, वही पता नहीं क्यों वही लगता है वो। और यहाँ पे सैमुअल से पूछता है तो कैसा लग रहा है एली जंग, मेरी तो खुद की पाथ थी मास्टरी के लिए लेकिन तेरी है तेरी फैमिली के लिए, हम दोनों एक साथ काम करते हैं इस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, लेट्स डिफीट दिस फर्स्ट जनरेशन किंग। हम इसको दिखा देते हैं कि एक फाइट जो मास्टर्स के बीच में होनी चाहिए वो कैसी दिखती है भाई साहब। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं एक बहुत भयंकर फाइट। यार ये चैप्टर मेरे को बहुत गर्म कर रहा है। अब इनकी फाइट
फाइट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर ये पाथ 2 मास्टरी पे आ चुका है। इतने में हम देखते हैं ये कह रहा होता है तुम्हें लगता है तुम दोनों मिलके मुझे हरा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो बंदा आके उसे वापस हेडबट दे ही रहा होता है, बट हम देखते हैं 1 सेकंड के अंदर अपना इलाई उसका मुंह पकड़ के घुमा के फेंक देता है और घुमाते के साथ ही हम देखते हैं सैमुअल से कहता है बेटे ये भी ले, और फिर कहते हैं सर क्या पूछ सकते हो, ठीक हो। इतने में वो उसका मुंह पकड़ता है और कहता है क्यूट बेटे, और फिर उसको वापस एक हेडबट देने वाला होता है और बहुत गंदा हेडबट मार देता है और कहता है एक बंदा गया। और ये कह रहा होता है फर्स्ट जनरेशन वाला तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को ऐसे हरा सकते हो तो भूल जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शिट हेड्स हो, तुम्हें अपनी जगह जाननी चाहिए। इतने में हम देखते हैं सैमुअल कहता है अच्छा सच कह रहे हो क्या तुम, हम अभी तो मिले थे। और ये बंदा क्या गंदी किक मारता है उसके पर पे, इसके मुंह से लिटरली भाई वो चीज जहाँ पे मारी है वो उसके मुंह से बाहर आने वाले थे। और हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है अरे ये क्या पहना है मिस्टर वोंग, और सीधा उसकी अंडीज उतारता है और सीधा कहता है बॉक्सर ले, और उसके मुंह पे चढ़ा के कहता है तू कैसे किसी को मार सकता है जिससे तू जस्ट अभी मिला था, और बहुत बुरी तरह मार देता है और कहता है कैसे करता था, ऐसे करता था, और भाई बुरी तरह सर से तोड़े जाता है। अब हमें पता है सैमुअल से पागल की बहुत ही पागलों की तरह लड़ता है, कुत्तों की तरह, और ये बुरी तरह मारे जाता है। उसको दीवार में लिटरली उसकी गाड़ी पे दे के मारता है और कहते हैं ऐसे ही करते थे ना। और सर रुको अभी पास आउट मत हो ना, अभी यहाँ पे दूसरा फाइटर आ रहा है और यहाँ पे इलाई आके उसके थोपड़े पे लात मार देता है। यार सॉरी यार भूल जाता हूँ एली है इलाई नहीं है। और वहाँ पे सैमुअल कहते हैं एली इसे छोड़ियो मत क्योंकि मैं बहुत मारूंगा उसे, और वो लिटरली उसका आमचूर पापड़ बना रहा होता है। भाई इतना गंदा मारता है कि जो पैनल से ना क्या मजा आ रहा था भाई, आई डोंट नो आपका, लेकिन मैं तो पूरा फायर्ड अप हो चुका हूँ, इतना मजा आ रहा है मुझे देख के कि बस पता नहीं सकता। और यहाँ पर इसने लिटरली इसके चीथड़े से उड़ा दिए हैं, बट ये हंसता है और कहता है तुम रास कर लो तुम दोनों के दोनों, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो, बहुत क्यूट हो। इतने में हम देखते हैं वो एक और हेडबट मार रहा होता है तो सैमुअल कहता है ये मेरे को वर्क नहीं करने वाला, तो वो कहता है सच में, और इस बार वो पूरा का पूरा डिफरेंट हेडबट करता है। वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके घुमा के उसके मुंह पर मारता है और हम देखते हैं इसका मुंह चंपा, लिटरली चंपा की पायल बन चुका है। भाई क्या गंदा मुंह बनाया था इसका। और यहाँ पे वो फर्स्ट जनरेशन का किंग कहता है अबे तू तो हार भी चुका है, और तू कहता है ये फाइट एक मास्टर्स की है, तुम एक छोटे शिटहेड्स हो, तुम्हें पता है, मेरी बात सुनो। और हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि तुमने अभी बस पाथ 2 मास्टरी देखना डिस्कवर किया है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें नहीं पता रियल मास्टर कैसे फाइट करते हैं, और एली को मारता है। बट एली अभी बच जाता है। इस पूरी फाइट के अंदर एली थोड़ा सा शॉक्ड, थोड़ा सा क्यूरियस और थोड़ा सा अनोइंग लगेगा क्योंकि वो इस फाइट में ज्यादा वैसे पागलों की तरह एक्ट नहीं करने वाला। और वो किंग कह रहा होता है तुम जैसे बच्चे नहीं समझ सकते हो, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो अपने खोपड़े को लिटरली भाई जगह जगह पे मार रहा होता है और फिर एकदम से हाथ पकड़ के कहता है मुझे तू मिल चुका है, और अपने सर से वही गंदा वाला मार ही रहा था और कह रहा होता है तू भी गया। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों ने मिलके इस अटैक को डॉज कर लिया है बहुत आराम से। वो कहते हैं तुम दोनों ने डॉज कर लिया, बट कोई नहीं, तू उठा कैसे पहले वो बता। अब एली कहते हैं अबे मैं तो सोचा था तू मर गया, जिस पे कहता है फालतू बात मत कर बेटे, इसको रोक ले जल्दी से। और यहाँ पे ये बंदा उसकी गर्दन को पकड़ता है और कहता है कि मेरी खत्म हो चुकी है हालत, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, अब तुझे ही संभालना पड़ेगा। और एली लिटरली उसका हाथ बीच में से तोड़ देता भाई क्रैक की आवाज के साथ। और वो जो किंग है ना वो एक ही चीज कह रहा होता है कि ये लोग जैसे जैसे फाइट कर रहे हैं ना, ये लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं इस चीज को भरोसा कर ही नहीं पा रहा हूँ इस चीज पे। लेकिन ये कहता है कि ये बंदा सिर्फ अभी अभी देख पा रहा था पाथ 2 मास्टरी, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो बंदा मैनेज कर पा रहा है मास्टरी के मिड फाइट तक, मतलब बट ये यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि वो बंदा एक्चुअली मैनेज कर पा रहा है मास्टरी तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर इसने इतना गंदा पकड़ता है और पता नहीं एकदम से इसका हाथ सीधा हो जाता है और हम देखते हैं ये इसको बहुत गंदा हवा में उठाता है और कहता है तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मैं मान चुका हूँ कि तुम लोग बेस्ट हो, सेकंड जनरेशन के पास जो भी ऑफर सेकंड जनरेशन कर सकती है, लेकिन यही तक था। और अब ये वापस पीछे घूमता है और कहता है अब बताता हूँ। इतने में हम देखते हैं यहाँ सैमुअल आके रोक लेता है उसे भाई साहब, और सैमुअल कहता है ऐसे कुछ नहीं होने वाला, बट सैमुअल को लगी बहुत बुरी है, वो कह रहा होता है मैं भी देखता हूँ। बट हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला कहता है अभी तो बस एली देख पा रहा था, अब हम देख सकते हैं कि सैमुअल भी मास्टरी वाली स्टेज में आ चुका है पूरी तरह। और ये कहता है इसको मिली है अल्टीमेट रेजिलेंस, मतलब इस बंदे की एजिलिटी बहुत ज्यादा है, ये बंदा एंड्योर कर सकता है हर एक चीज को। और फर्स्ट जनरेशन वाला कह रहा होता है कि सेकंड जनरेशन में भी कोई ऐसा आ चुका है, मान गया, मजा आ रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी इनएक्सपीरियंस हैं, ये लोग बेशक कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये लोग मेरे अटैक को विथस्टैंड ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। और अगर मैंने इनको और थोड़ी देर जाने दिया ना तो ये लोग अगली बार मुझे ही हंट करके डाउन कर देंगे। फिर ये सैमुअल को मारने की कोशिश करता है, बट एली कहता
कहता है कि मैं तेरे को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इतने में कहता है चल कोई नहीं मैं तुझे मारता हूँ, फिर ये वापस मारता है। बट हम देखते हैं सैमुअल और इनकी जो जुगलबंदी है वो बहुत बेहतरीन थी। एक भी अटैक वो एली को लगने नहीं देता और एली हमेशा सेकंड अटैक कर रहा होता है, लिटरली वापस हाथ तोड़ देता है वो। इतने में सैमुअल उसे उठा के ऊपर उठा देता है और हम देखते हैं एली ऊपर से सीधा लात मार देता है और यहाँ पे इसकी आंखें सुन हो चुकी है, ये लगभग हार चुका है और इन दोनों ने इसको खत्म कर दिया है, मुक्के 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 मुक्के। और फर्स्ट जनरेशन किंग को इतनी बुरी तरह जो मारा है ना इन दोनों ने, लिटरली मजा आ गया भाई साहब। और फिर लास्ट में एली अपनी टेक्निक से क्या करता है, मारने की कोशिश करता है और वो अपनी रेजिलियंस से उसको पकड़ लेता है और ये दोनों उसको क्रैक करके तोड़ देते हैं। और फेरन कहता है तुम दोनों ने सच में इसको हरा दिया। एली जंग, सैमुअल स्योंग, तुम लोग अभी बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली तुम लोग दोस्त बन चुके हो, बहुत अच्छे फ्रेंड। फिर सैमुअल सिगरेट पीते हुए उसको सिगरेट ऑफर करता है जिसमें कहता है मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट भाई। भाई साहब क्या फाइट थी, मजा आ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे फ्लाइट आ चुकी है, प्लेन आ चुका है और यहाँ पर वर्कर्स के ये दोनों लोग वेलकम कर रहे होते हैं किसको, एक बंदे को, जिसको कह रहे होते हैं कि अब हमारा वर्कर्स वापस फुलफिल हो चुका है, मजा आएगा। अब यहाँ पे जोलोंग शोलोंग आ चुका है, मेरे को किसी ने कमेंट में बताया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। यहाँ पे शोलोंग आ चुका है और वो बंदा कहता है कि जेक कहाँ पर है भाई साहब। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पे समाप्त। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे को लाऊंगा क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है नाना करते हुए भी 2 घंटे से ज्यादा की और मैं चाहता हूँ एक वीडियो के अंदर ही कवर कर दूं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।